ओके। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब लास्ट जो एक्स्ट्रा क्लास हुआ था अलग से, कि एसईओ क्या होता है। सबसे पहला चीज, आप लोग सारे लोग होंगे शायद उसमें, एसईओ में एसईओ होता क्या है। और दूसरा फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके नेक्स्ट क्लास में लोकल एसईओ के बारे में। लोकल एसईओ मतलब जब हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो पहले जो गूगल माई बिजनेस का जो रिजल्ट दिखाता है, ये देखिए, जैसे अगर हम लोग google.com ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ अगर सर्च करते हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर, आप इसमें नियर मी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ कंप्यूटर सेंटर कर दोगे तो भी वो नियर में जो आपके कंप्यूटर सेंटर्स होंगे, जो आपके लोकल लोकेशन में, वही दिखाएगा। क्योंकि गूगल को आपका भी आईपी पता है, आईपी एड्रेस। हर एक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो आपको एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। जैसे हर एक इंसान का कोई ना कोई तो एड्रेस होता है। अगर एक इंसान को दूसरे इंसान से किसी से बात करना हुआ, किसी से मिलना हुआ, तो वो क्या करेगा? उसका एक एड्रेस पता होगा, उस एड्रेस पे चला जाएगा। उसी तरह कंप्यूटर्स में भी होते हैं। कंप्यूटर हो या फिर आप मोबाइल डिवाइस का बात करो, मोबाइल फोन्स भी। तो अगर एक मोबाइल फोन से दूसरा मोबाइल फोन कनेक्ट हो पा रहा है तो कुछ तो इनका एड्रेस होगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर लिखूंगा तो गूगल क्या करेगा, मेरा जो लोकेशन है, मेरे लोकेशन के अकॉर्डिंग, मेरे जो नजदीक में, जो पास में कंप्यूटर सेंटर्स होंगे, या फिर जो भी एक कीवर्ड मैंने लिखा है, उस कीवर्ड पे जो भी नजदीक में जो रिजल्ट्स आएंगे वो दिखाएगा। जैसे यहाँ प्लेसेस है, ये है गूगल प्लेसेस, है ना। गूगल मैप जो होता है हमारा, वही वाला है। तो एके इन्फोटेक, इस पे क्लिक कीजिए तो देखिए इसके बारे में दिखा देगा। इसका फोटो वगैरह है, इसका एड्रेस है, फोन नंबर है। यहाँ पे नीचे में रिव्यू भी होगा। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे आज संडे है, तो संडे को कौन सा टाइम में बिजी रहेगा। 9 AM से लेकर 9 PM तक खुला रहता है, इनका जो टाइमिंग होगा। इन लोगों ने 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक दिया होगा, सातों दिन। तो 3 PM यूजुअली नॉट टू बिजी, मतलब 3 बजे के आसपास उतना बिजी नहीं रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यूज देख लीजिए, क्या क्या रिव्यू लिखा हुआ है इनके बारे में। दूसरा देखिए, कृष्णापुर कुछ लिखा हुआ है, कृष्णापुर कंप्यूटर सेंटर। अब इनका कुछ फोटो है। इन पे देखिएगा डायरेक्शन है, डायरेक्शन कर दोगे तो आप गूगल मैप में इनका लोकेशन खुल जाएगा, आप वहां पहुंच सकते हो। इनका वेबसाइट है, इन पे कॉल कर सकते हो आप। कॉल करोगे तो ये जो नंबर है ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन पे डायल हो जाएगा वो नंबर। ठीक है। फिर देखिएगा वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर राजरहाट। अब अगर ये तीन से ज्यादा देखना है तो ये देखिए मोर प्लेसेस। और इसके नीचे में देखिए आ रहा है जस्ट डायल। तो ये पूरा, ये टोटल चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो इसका मैं वीडियो दूंगा, एक बार आप देख लेना है, हमारे ही क्लास का है। जो हम लोगों ने लास्ट मीटिंग किया था उसमें डिस्कस किया था हम लोगों ने लोकल एसईओ। लोकल मतलब कि जब भी गूगल पे अगर हम लोग सर्च करते हैं, जैसे कोई भी सर्च इंजन में जब सर्च करेंगे हम लोग, एसईओ का मतलब क्या हुआ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन, ये जो सर्च बॉक्स है जो हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं गूगल पे, और सर्च करने के बाद ये जो रिजल्ट्स आते हैं इसको बोलते हैं सर्च रिजल्ट पेज, या फिर आप बोल सकते हो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है। तो ये सर्च इंजन हो गया जो हम लोग यहाँ पे सर्च करके एंटर कर रहे हैं। तो सर्च इंजन एक कोड है, एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो हम जो भी टॉपिक यहाँ पे सर्च करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हमें आंसर देता है। तो जो आंसर आया ये पेज पे, ये तो एक पेज है ना, इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इस पे वो आंसर आ रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने लोकल एसईओ किया था, आपको मैं वीडियो भी दे दूंगा, एक बार आप देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज, तो एसईओ में बहुत तरह के होते हैं एसईओ। ठीक है। तो चलो जेमिनी पे थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं एसईओ के बारे में। और मैं आपके सामने जनरली ज्यादातर सर्च करता हूं, किस लिए, कि आप भी जेमिनी का कैसे हेल्प ले सकते हो। तो जनरली यहाँ पे हमारा जो एसईओ है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था लोकल एसईओ, जिसमें गूगल माई बिजनेस, बिंग प्लेसेस फॉर बिजनेसेस, जस्ट डायल वगैरह भी हम लोगों ने देखा था। कैसे जस्ट डायल में हम लोग अकाउंट बनाएंगे, कैसे वहां पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, कैसे वहां पे हम लोग रिव्यूज लेंगे कस्टमर्स के, गूगल पे हम लोग रैंक कैसे करेंगे लोकल एसईओ में, अपना रैंकिंग कैसे हम लोग उसमें ऊपर लेके जाएंगे। किसी किसी का पेज तो रैंक ही नहीं करता है, रिजल्ट में आएगा ही नहीं। जो गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है
तो उसमें हो सकता है कि चलो हमारा नाम नहीं आ रहा है, या फिर हमारा नाम 10 नंबर पेज पे आ रहा है, उसको 9 नंबर पेज पे लाना, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर करते करते फर्स्ट पेज में लाना। अब फर्स्ट पेज में भी सबसे नीचे आ रहा है, उसको ऊपर करना। यही है पूरा एसईओ का खेल। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब है कि हमें जानना है कि एसईओ कितने टाइप का होता है। तो यहाँ लोकल एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है। यही बेसिकली 4 होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और लोकल। ठीक है, तो चलो जेमिनी पे भी सर्च करते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ एसईओ। तो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एसईओ होता क्या है ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, बट फिर भी मैं बताता हूं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो सर्च इंजन रिजल्ट्स होते हैं, जब सर्च इंजन में हम लोग कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं या फिर कोई भी इंसान, कोई भी बंदा कुछ सर्च करता है यहाँ पे, तो जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, हमें क्या करना है, उन रिजल्ट्स में भी हमारा नाम होना चाहिए। उस रिजल्ट्स में हमें अपने ब्रांड को, अपने वेबसाइट को वहां पे रैंक करवाना है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ वास्ट एंड डायनेमिक फील्ड विथ मेनी डिफरेंट फेसेट्स, ऑल एम्ड एट इंप्रूविंग अ वेबसाइट्स विजिबिलिटी। सबका मेन टारगेट क्या है एसईओ का? तो इंप्रूविंग अ वेबसाइट्स विजिबिलिटी एंड रैंकिंग इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। मतलब गूगल सर्च पे जाके जब कोई इंसान कुछ सर्च करेगा, तो जो रिजल्ट्स आएंगे, उन रिजल्ट्स में हमें वेबसाइट को रैंक करवाना है। रैंक कराने का मतलब रैंक 1 सबसे अच्छा है, हो सकता है 1 नंबर पे रैंक कर रहा है, हो सकता है 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, हो सकता है 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो रैंकिंग को कैसे हम लोग बेहतर करेंगे? और अपने वेबसाइट का विजिबिलिटी, अगर कोई कुछ सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो हो सकता है कि हमारा नाम वहां पे पहले आना चाहिए। अगर कोई लिखता है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, या फिर कोई लिखता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, तो हमारा नाम वहां पे पहले आना चाहिए, हमारा वेबसाइट वहां पे पहले आना चाहिए। तो हमारे वेबसाइट का विजिबिलिटी को इंप्रूव करना, हमारे वेबसाइट के विजिबिलिटी को बढ़ाना। और दूसरा, जब सर्च इंजन में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स में हमें अपने वेबसाइट को रैंक करवाना। मतलब जितना टॉप में लेके आना आ सकते हो उतना बेहतर है। तो लोकल एसईओ ऑलरेडी हम लोगों ने वीडियो पब्लिश किया था, मैं आप लोगों को फिर से एक बार लिंक शेयर कर दूंगा इस क्लास के बाद, आप देख लेना। और उसके बाद आज वाला जो मैं डिस्कस करता हूं, इसको आप लोग देखो भी, और वीडियो भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, उसको देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। क्योंकि एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर कंपनी के लिए, लगभग हर वेबसाइट के लिए जरूरी होता है। क्योंकि किसी को भी कुछ भी सर्च करना होगा, वो सर्च इंजन पे जाके सर्च करेगा, गूगल पे ही जाके सर्च करता है। तो जब गूगल पे कोई सर्च करेगा, तो ऑब्वियसली हर कोई यही चाहेगा कि उनका वेबसाइट सबसे पहले आए, वो रैंक करे, उनका विजिबिलिटी सबसे ज्यादा हो, ज्यादा वो वेबसाइट नजर आए। एक बार नहीं, 2 2 बार नजर आए, हो सकता है उसका फेसबुक नजर आ रहा है, हो सकता है उसका इंस्टाग्राम भी नजर आ रहा है, उसका यूट्यूब भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं, हमें बढ़ाना है वहां पे। अब इसके बाद, while the core goal is the same, मेन गोल सबका सेम है, वो कितना भी टाइप हो, वो चाहे ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, लोकल एसईओ हो, कोई भी हो, कोई भी एसईओ हो, उनका मेन गोल क्या है? सबका सेम है। क्या? वेबसाइट का विजिबिलिटी को बढ़ाना सर्च इंजन रिजल्ट्स में, और उनका रैंकिंग को ठीक करना। आप ऑन पेज कीजिए, ऑफ पेज कीजिए, लोकल कीजिए, जो भी कीजिए, सबका मकसद सेम है। ठीक है, तो आप लोग एक बार फिर से बोल दीजिए कि क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा, मेरा आवाज पूरा क्लियर और स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा? एक बार सारे लोग बोलिए, रिएक्शन दे दीजिए कुछ। ठीक है, सुनिए अच्छे सर। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, समझने का एक्चुअली कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इंटरव्यू में हमेशा बार बार बोला जाता है कि कभी भी अगर आपका कभी इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यू में हमेशा आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा, ना ही कि कौन से टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक है, चैट जीपीटी क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हर इंटरव्यू में लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, आपके हिसाब से एसईओ क्या होता है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि गूगल के हिसाब से एसईओ क्या होता है, जामिनी के हिसाब से एसईओ क्या होता है, चैट जीपीटी के हिसाब से एसईओ क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके हिसाब से एसईओ क्या होता है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है एसईओ को लेके। ठीक है, तो हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ एसईओ। तो ये बहुत सारे टाइप्स के एसईओ हैं, बट सबका मेन मकसद क्या है, कोर मकसद इनका? तो इनका मकसद है वेबसाइट का विजिबिलिटी को इंप्रूव करना सर्च इंजन रिजल्ट्स में, और उनका रैंकिंग को ठीक करना। ठीक है, तो कोर टाइप ऑफ एसईओ,
ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ और स्पेशलाइज्ड में दे दिया है लोकल एसईओ। अब ई कॉमर्स वगैरह ये अलग से चलो बना के दे रहा वो अलग चीज है, लेकिन ई कॉमर्स भी तो एक वेबसाइट ही है। ठीक है, हमें उस वेबसाइट को, स्टोर को प्रमोट करना है। कोई अगर हो सकता है कि मतलब ई कॉमर्स पे भी हमें स्पेसिफिक अलग टाइप से रिसर्च करना होता है, अलग टाइप से काम करना होता है कि अगर कोई गूगल पे जाके लिखे मोबाइल फोन, तो हम चाहते हैं कि मोबाइल फोन लिखा या बेस्ट मोबाइल फोन इन 2025, या फिर मोबाइल फोन ही कोई लिख रहा है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन या आईफोन लिख रहा है, ठीक है, या आईफोन लॉन्चिंग डेट है, ऐसा कुछ भी लिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ई कॉमर्स का स्टोर है वो वहां पे सबसे पहले आए। ठीक है, तो ये सब जो लिख रहा है ये अलग अलग चीज है। कंटेंट एसईओ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इंटरनेशनल एसईओ, मोबाइल एसईओ, इमेज एसईओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चार तरह का मेन समझना है: ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और लोकल एसईओ। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ऑलरेडी हम लोगों ने लोकल एसईओ को कवर कर लिया है पहले ही। ठीक है, आज जो हमें कवर करना है वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं पहले हम लोग यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड, ठीक है, तो ये हो गया एसईओ। अब ये तीन तरह का बोला जा रहा है। एक हो गया ऑन पेज, ठीक है, एक बोला जा रहा है ऑफ पेज, और एक बोला जा रहा है टेक्निकल, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज का मतलब ये आपका वेबसाइट है, ये है आपका वेबसाइट। हो सकता है यहाँ पे कोई लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ हो सकता है कोई कॉल टू एक्शन का बटन दिया हुआ है कि कॉल नाउ, बुक नाउ, कुछ भी। यहाँ हो सकता है कि आपका हीरो स्लाइडर कुछ है, इमेज वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कुछ सर्विसेज का नाम दिया हुआ, कुछ भी। तो ये एक वेबसाइट हो गया। नीचे में मान लीजिए फूटर वगैरह है कि आपका कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, सारा पेज का लिंक, सोशल मीडिया का लिंक वगैरह दिया हुआ है। ऑन पेज का मतलब क्या हुआ? ये जो आपका वेबसाइट है, आपको अपने वेबसाइट के अंदर ही बहुत सारे ऐसे चीजें करनी होंगी जिसके वजह से मेरा वेबसाइट को गूगल अच्छे तरह से समझ पाए और इसको रैंक करवा पाए रिजल्ट में। मतलब कि गूगल मेरे वेबसाइट को अच्छे से समझ पाए, उसका भी कुछ कुछ नियम है, वो सब नियम हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो वो क्या क्या है ऑन पेज में? ऑन पेज का मतलब आपके वेबसाइट के अंदर, बाहर नहीं। मतलब अगर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहा है, वेबसाइट डिजाइन कर रहा है, वही इस चीज को करेगा ठीक से। ठीक है, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो और हो सकता है कि वेबसाइट कोई और डिजाइन कर रहा है, तो आपको उसको गाइड करना होगा कि भाई ऐसा डिजाइन करना। मतलब ठीक है, तुम कंटेंट क्या, कंटेंट भी आप ही को प्रोवाइड करना होता है। एक डेवलपर को क्या पता कंटेंट क्या होगा? एक डेवलपर को भी ग्राफिक्स वाले उसको इमेज बना के देते हैं। डेवलपर बोल देगा कि मुझे इस साइज का इमेज बना के दे दो, तो ग्राफिक डिजाइनिंग टीम को बना के वो देना पड़ेगा। वो बोलेगा यहाँ पे क्या हेडिंग रखना है, क्या कंटेंट लेना है, वो कंटेंट वाला उसको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो ये कोई एक सिंगल बंदे का काम नहीं है डेवलपर का। हो सकता है कि डेवलपर बीटेक है, वो स्क्रैच लेवल से पूरा हार्ड कोडिंग करके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से वेबसाइट बना रहा है, या फिर बैकएंड पे काम कर रहा है, जावा, पाइथन, ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, फ्रेमवर्क्स यूज कर रहा है आपके वेबसाइट को बनाने के लिए, और भी बहुत तरह के उसमें एडवांस फीचर्स को डालने के लिए। बट अगर वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उसको तो ये नहीं पता कि क्या कंटेंट लिखना है, उसको बटन का कलर कैसा होना चाहिए। तो पहले ही क्या होता है ना कि ग्राफिक डिजाइनर, जिसको हम लोग बोलते हैं UI UX, एक एग्जांपल में ये पूरा ये डिजाइन वगैरह बना के लोग दे देता है कि देखो हेडर ऐसा रहेगा, हेडर में ये मेन्यू रहेगा, ये हमारा लोगो है, ये हमारा स्लाइडर है, यहाँ पे ये इमेज है, इमेज का साइज इतना है,
जस्ट इमेज के नीचे हमारे सर्विसेज का नाम रहेगा। हम 6 तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये 6 सर्विसेज का टाइटल ये है, उनका लोगो ये है। 6 सर्विसेज के बारे में 20-25 वर्ड में छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में। उसके नीचे जब जाओगे तो अबाउट कंपनी लिखा रहेगा। उसके नीचे जाओगे तो थोड़ा सा काउंटर होना चाहिए, लिखा रहेगा कि 100 क्लाइंट्स का हम लोगों ने अभी तक काम कर दिया है। तो वो 100 जो होगा ना वो बढ़ते रहेगा, 1 2 3 4 कैसे काउंटिंग होते रहता है, 100 पे जाकर रुक जाएगा। फिर देखा 10 साल से हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 10 जाके 10 पे रुक जाएगा। फिर देखा हम लोग 5 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। उसके नीचे हमारा पूरा लोकेशन रहेगा, एड्रेस ऑफिस का। सबसे नीचे में हमारा फूटर रहेगा। तो ये पूरा आपको डिजाइन बना के उसको देना होगा। आपको सारा इमेज, पूरा कलर कोड, HTML में क्या क्या कलर होगा, कौन से कलर का क्या नाम है, ये टोटल चीज आपको डेवलपर को देना पड़ता है। डेवलपर मार्केटर नहीं है। एक डेवलपर बीटेक वाला बंदा हो सकता है जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, कोई बीटेक कंप्यूटर साइंस में बीटेक करके आ रहा है, वो फुल स्टैक डेवलपर है, फुल स्टैक मार्केटर नहीं है। हो सकता है वो फुल स्टैक डेवलपर है, उसको फ्रंट एंड बैक एंड सारा डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ उसको पता है। लेकिन ये तो बताना होगा ना कि आपका लोगो क्या है, आप क्या कंटेंट चाहते हो, आप फूटर में क्या क्या लिंक चाहते हो, आपका मेन्यू कैसा होगा, किस मेन्यू में क्या ऑप्शन होगा, आपके बटन का कलर कैसा होगा, आपका थीम का कलर कैसा होगा। ये तो सारा डिटेल उसको बताना पड़ेगा आपको। मतलब एक पूरा पिक्चर बना के, एक फोटो बना के एक्चुअली आप उसको दे देते हो, और वही फोटो को वो प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। आप बोलोगे कि तुम डेवलपर हो, तुम ही सोचो, वो नहीं सोचेगा। ये वर्डप्रेस डेवलपर का कॉन्सेप्ट अलग है कि कोई भी बंदा मान लीजिए 10th पास है, 12th पास है, नहीं भी कुछ पढ़ाई किया है, लेकिन वर्डप्रेस पे जाके एक आइडिया ले लिया है कि वेबसाइट वगैरह कैसे डिजाइन करते हैं, तो वो अपने से कर देता है। आजकल डिजिटल मार्केटर्स को भी वर्डप्रेस पे काम आता है। डिजिटल मार्केटर्स भी वेबसाइट डेवलपमेंट जानते हैं, कैसे वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, कैसे उन्हें डिजाइन किया जाता है। लेकिन सिर्फ वर्डप्रेस, एक नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कि पूरा बैकएंड पे काम कर ले रहा है, जावा पाइथन पूरा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बना ले रहा है, उस तरह का नहीं। एक नॉर्मल वेबसाइट आप बना सकते हो वर्डप्रेस वगैरह पे। तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग वगैरह उस तरह का टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पूरा टीम है, टीम मिल के काम करता है। एक वेबसाइट भी बनता है तो उसमें भी पूरा टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है टीम का? तो एक वेबसाइट बनाने के लिए वेबसाइट डिजाइनर चाहिए, जिसको वेबसाइट बनाने आता है। कोई भी फ्रेमवर्क, टेक्नोलॉजी, CMS कुछ भी अगर टूल पता हो तो। अगर आपको वर्डप्रेस पता है, आप वर्डप्रेस पे बना सकते हो। अगर आपको विक्स पता है तो विक्स पे बना सकते हो। शॉपिफाई पता है तो शॉपिफाई पे बना सकते हो आप। अगर आप नाम नहीं सुने होंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ ये तो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, आप चाहो तो बाद में सर्च कर लेना शॉपिफाई वगैरह क्या होता है। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह बना सकते हो आप शॉपिफाई पे। विक्स पे वेबसाइट बना सकते हो आप, वर्डप्रेस है, ड्रूपाल है, बहुत सारा है। अगर आप चाहो तो पूरा बैकएंड वगैरह पे भी काम करना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मेरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, लॉगिन कर सकता है कोई भी कस्टमर, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के अंदर जो जो फीचर्स है वो वर्डप्रेस पे पॉसिबल नहीं है। छोटा मोटा वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट तक ठीक है। लेकिन आप बोलोगे पूरा कंप्लीट ERP बना देंगे कि कोई भी कस्टमर लॉगिन करेगा, सारा अपना देख सकता है कब कब क्या क्या पेमेंट किए हैं, कार्ड वगैरह ऐड करेगा, पेमेंट का डिटेल ऐड करेगा, देख सकता है कि कब कब क्या क्या ऑर्डर किए हुए हैं, ऑर्डर को कैंसिल करना, कस्टमर लॉगिन कर रहा, सेलर लॉगिन कर रहा, मल्टी वेंडर वेबसाइट है, वो सब नहीं हो पाएगा। वो इसका क्षमता से बाहर है। कुछ बेसिक काम के लिए बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ कर लोगे आप उसमें। ठीक है। तो ये एक टीम का काम होता है, टीम वर्क होता है। एक डेवलपर भी चाहिए जिसको कोई फ्रेमवर्क, टूल, CMS ये सब पता हो, जिस पे वेबसाइट को डिजाइन करेगा। दूसरा, कंटेंट राइटर का भी रोल होता है। एक ऐसा कंटेंट लिखना जो SEO से रिलेटेड हो, जो SEO करने में हेल्प करे, जो सर्च इंजन को हमारे वेबसाइट को समझाने में हेल्प करे। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, प्लगरिज्म का इशू वहां पर नहीं होना चाहिए, ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम प्रॉपर इंग्लिश का यूज किया जा रहा है, अपने सर्विसेज को अच्छे से एक्सप्लेन करना। अगर कोई हमारे वेबसाइट को विजिट करता है तो वो जानना चाहेगा ही कि हम क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में डील करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में पूरा अच्छे से वहां पे डिटेल देना। अगर मान लीजिए कि आप अच्छे से डिटेल दे ही नहीं पाओगे तो कस्टमर कैसे समझेगा आप किस किस प्रोडक्ट्स में सर्विसेज में डील करते हो। तो यहाँ पे कंटेंट राइटर का भी काम होता है, ग्राफिक डिजाइनर का भी काम होता है। वो बोलेगा मुझे लोगो को इस तरह से डिजाइन करके दो, वो जो स्लाइडर इमेज होगा ये साइज में हमें इमेज बना के दो। बोल देगा कि हमें SVG में ग्राफिक्स चाहिए, कि कोई अगर जूम करता है कितना भी जूम कर ले फटना नहीं चाहिए पिक्चर। जनरली हम लोग वेबसाइट में SVG ग्राफिक्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग PNG यूज कर लेंगे, JPG यूज कर लेंगे, वो जूम कर दोगे फट जाएगा पिक्चर का क्वालिटी। ठीक है। तो ये एक पूरा टीम वर्क है। उसमें SEO वाले भी बैठे हुए हैं कि जो कंटेंट लिख रहा है उसको SEO गाइड कर रहा है कि भाई ऐसा कंटेंट लिखना, हमें मेटा डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है, हमें पेज का टाइटल ये लिखना है। तो SEO वाला कंटेंट वालों को भी गाइड कर रहा है, हेल्प दे रहा है, उनको हिंट दे रहा है। वो डेवलपर को भी गाइड कर रहा है कि तुमको ऐसे बनाना है, तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, हमारा URL का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए।
हमारा जो वेबसाइट होगा या वेबसाइट में कोई पेज होगा कोई प्रोडक्ट या सर्विस का, तो उसका यूआरएल, उसका एड्रेस ऐसा होना चाहिए, जैसे इसको क्या बोलते हैं, यूआरएल, इसको एड्रेस बोलते हैं हम लोग इसको। तो एड्रेस में ऐसा होना चाहिए कि एड्रेस में भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए। मतलब ये पूरा टीम वर्क है। अब कोई इंसान ये सोचेगा कि चलो वो फ्रीलांसर अलग होता है, जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे ना, तो आप पे हर एक स्पेसिफिक काम के लिए अलग अलग बंदा है। कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है तो वो ग्राफिक डिजाइनर है वहां पे, वो ग्राफिक डिजाइनर बैठ के वहां पे वेबसाइट डिजाइनिंग कर रहा है, और वेबसाइट डिजाइनर कंटेंट नहीं लिख रहा है। सबका अलग अलग काम होता है। मतलब एक अच्छे कंपनी में जब आप काम करोगे तो उस लेवल पे, लेकिन जब कहीं कहीं पे जाओगे तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ हो। वो झाड़ू मारने से लेके आपको डेवलपमेंट तक सब काम करना है वहां पे, पानी भी भरना होगा अपने से, बॉस को चाय भी पिलाना होगा, ये पूरा अलग फंडा है। लेकिन जब एक अच्छा कंपनी में जब आप काम करने जाते हो तो आपको कोई स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, सिर्फ वही काम आपको करना है। और बड़े बड़े कंपनी में एक्चुअली ऐसा ही होता है, उनका एक पूरा प्रोसेस सिस्टम बना हुआ है कि एक आदमी एक ही काम कर रहा है, और उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसका है, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसका है। अगर जिम्मेदारी आपका है तो जवाबदेही भी आपका होगा, ये काम क्यों नहीं हुआ बताइए, आपका जिम्मेदारी था। तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप अकाउंटेबल भी हो, जवाब भी आप ही को देना होगा। अब जब एक ही काम 5 लोग कर रहे हैं मिलकर, तो बोलेंगे नहीं नहीं वो उसका गलती है, ये इसका गलती है, ये प्रॉब्लम होता है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या नहीं, पूरा टीम वर्क है। आपको कंटेंट पे भी काम करना है, ग्राफिक्स पे भी काम करना है, एसईओ का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उस बंदे को, और वहां पे डिजाइनर बैठा हुआ है जो हमारा वेबसाइट को डिजाइन करेगा। उसमें क्लाउड वाला भी पार्ट है कि चलो आप वेबसाइट तो बना दी अच्छे से, लेकिन आपका वेबसाइट थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है, लोडिंग में टाइम ले रहा है। अब ये तो एसईओ वाले की गलती नहीं है, ये तो ग्राफिक्स वाले का और कंटेंट वाले का गलती नहीं है। शायद हो सकता है कि डेवलपर का थोड़ा सा गलती हो, या फिर डेवलपर का भी गलती नहीं है। तब यहाँ पे एक और बंदा कौन आ गया, तो क्लाउड वाला, जो सर्वर होस्टिंग वगैरह लेके आपके वेबसाइट को वहां पे डिप्लॉय कर रहा है। अब उसको ये भी देखना होगा कि हमारा वेबसाइट का लोड कितना है, कितना ग्राफिक्स इमेज वगैरह लिए हुए हैं हम लोग, हमारा कस्टमर्स का ट्रैफिक कितना है, जनरली हमारे वेबसाइट को कितने लोग डेली बेसिस पे ओपन करेंगे, विजिट करेंगे हमारे वेबसाइट को। तो अगर मान लीजिए कि आपके वेबसाइट को डेली 1 लाख लोग विजिट करते हैं, और आपने वेबसाइट का सर्वर का होस्टिंग क्या लिया हुआ है, हो सकता है कि आपने लिया हुआ है 1 GB रैम, 1 कोर का सीपीयू, आपने एसएसडी भी यूज नहीं किया, एनवीएमई तो छोड़ दीजिए और एडवांस्ड है, आपने हार्ड डिस्क वहां पे यूज करके रखा हुआ है, और वो पूरा स्लो कर दिया। तो इसमें ना ही मार्केटर वाला का गलती है और ना ही वेबसाइट डेवलपर का गलती है। आपको जितना क्षमता है, जैसे मान लो कि आप 10 रोटी खाते हो एक बार में, लेकिन आपको हम क्या कर रहे हैं कि 10 दिन से 2-2 रोटी दे रहे हैं, तो आपका शरीर कमजोर होगा ही। और आपको बोलेंगे कि आप ये हार्डवर्क करो वो हार्डवर्क करो, तो नहीं कर सकोगे आप, आपका शरीर कमजोर हो चुका है। उसी तरह यहां पे भी होता है कि जब आप वेबसाइट बना लिए हो, तो हर सॉफ्टवेयर का एक हार्डवेयर का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे आप लोग जब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, या फिर जब सॉफ्टवेयर परचेस करोगे, या फिर मोबाइल में भी जनरली आप लोग प्ले स्टोर में जाके कोई भी इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन जब उसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे आप कोई भी सॉफ्टवेयर का, कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें मिनिमम मेमोरी कितना चाहिए, रैम कितना चाहिए, स्टोरेज कितना चाहिए, सीपीयू कितना चाहिए हमें, वो सब वहां पे बताता है कि अगर ये रहा मिनिमम, तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, स्लो काम करेगा। तो वेबसाइट में भी वही चीज है जो हम लोग कहां पे सीखते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज में नहीं, टेक्निकल में सीखते हैं कि हमारे वेबसाइट का स्पीड कैसे बढ़ेगा, वेबसाइट में ग्राफिक्स इमेज वगैरह को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका एक एक इमेज है 10 MB का, 15 MB का, अच्छा क्वालिटी का अगर होगा तो, और एक पेज में आपने 15-20 इमेज यूज कर लिया है, तो 250-300 MB हो गया। अब सोचिए 250-300 MB का पेज अगर लोड हो रहा है, तो हो सकता है किसी का 5G नहीं है, उतना स्पीड नहीं चल रहा, 4G है, तब तो वो कम से कम 25-30 सेकंड 1 मिनट तक गोल गोल घूमते रह जाएगा, पेज लोड होने में टाइम लगेगा। आपने ग्राफिक्स बहुत ज्यादा यूज करके रखा हुआ है। तो ग्राफिक्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे हम लोग, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये भी तो हमें ध्यान देना होगा। ये सब कुछ टेक्निकल के अंदर में आएगा। मतलब एक वेबसाइट का आपको बेस्ट वेबसाइट बनाना है, तब जाके आपका एक एसईओ होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, यहाँ एक टीम वर्क है। हमें क्लाउड वाला भी बंदा चाहिए जिसको सर्वर का अच्छा खासा नॉलेज हो कि इस वेबसाइट के लिए मिनिमम हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अब वो शेयर्ड होस्टिंग है कि डेडिकेटेड है कि वीपीएस प्लान है, अब ये भी समझना होगा। अब ये तीनों में क्या है, जब थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे ही रहे हैं तो और भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक सर्वर है जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 GB रैम, हो सकता है कि 2 वर्चुअल सीपीयू,
2 कोर का वर्चुअल सीपीयू है और 100 GB का एसएसडी है। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लाइनक्स। आप विंडोज भी यूज कर सकते हो, लाइनक्स भी यूज कर सकते हो, आपका मन जो भी है। ये कॉन्फ़िगरेशन ले लिए हो। और शेयर्ड का मतलब यही कॉन्फ़िगरेशन में 100 लोगों का वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। मतलब 100 लोगों का वेबसाइट मिलकर 2 GB यूज कर रहा है, तो स्लो तो होगा ही। आपको जो मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए पर मंथ, 150 रुपए पर मंथ में सर्वर जो आपको मिलता है, वो सारा शेयर्ड होता है। उसका सिक्योरिटी कुछ नहीं है, एक ही सर्वर में सबका वेबसाइट है। मतलब जब सारे वेबसाइट के यूजर्स आ जाएंगे तो पूरा सबका ही वेबसाइट स्लो हो जाएगा। देखिए, अगर रात को 2 बजे स्पीड चल रहा है वेबसाइट और दोपहर में पूरा स्लो हो जा रहा है, आपने शेयर्ड लेके रखा हुआ है, शेयर्ड में स्लो होगा ही। अब आता है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब आप ये जो 2 GB रैम, 2 वर्चुअल कोर का सीपीयू, 100 GB एसएसडी, लाइनक्स, इसमें सिर्फ अकेले आपका वेबसाइट रन कर रहा है। ये डेडिकेटेड, इसमें कोई दूसरा एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ आपका है। तो वो बहुत ही फास्ट होगा अकेले। और एक होता है वीपीएस, तो ये बहुत ही सस्ता होता है, ये बहुत ही महंगा होता है। जो यहाँ पे आपको 150 रुपए महीने में मिल जा रहा है, 100 रुपए महीने में, यहाँ पे आपका कम से कम 3,000 4,000 रुपये लग जाएगा महीने का। कहाँ 150 200 रुपए, कहाँ 3 से 4 हजार रुपए। और बीच में एक आता है वीपीएस प्लान, जो दोनों का मिक्सचर है। हो सकता है कि इसका आपका 800 रुपये महीने लग जाएगा, 800 रुपये पर मंथ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि 4 GB का रैम है, 4 वर्चुअल कोर सीपीयू है, 1 TB मतलब 1000 GB आपका एसएसडी हो गया है, और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको बोलते हैं वीपीएस। वीपीएस प्लान में क्या होता है एक्चुअली, है तो एक ही सीपीयू, लेकिन रिसोर्सेस को डेडिकेट कर दिया गया है। मतलब इस 4 GB में से आपको मिल रहा 1 GB, 4 कोर से आपको 1 कोर का सीपीयू। ये 1000 GB में से आपको 250 GB हम एसएसडी दे रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है, ये फिक्स्ड हो गया। मतलब आपके लिए 24 आवर्स ये रिसोर्सेस फिक्स्ड है, इसी में से आपको काट काट के दिया जा रहा है। कंप्यूटर तो एक ही है, लेकिन चारों आदमी मिलकर चारों जीबी को एक साथ यूज नहीं कर रहे हैं। एक आदमी को 1 GB करके दे दिया गया, वो सिर्फ 1 GB यूज कर रहा है। जैसे कैसे एक 3 BH के घर होता है, तो आप लोग 3 दोस्त लोग मिलकर घर ले रहे हो फ्लैट, तो एक एक रूम सबको मिलकर अपना अपना, तो आप आपका सामान का सिक्योरिटी थोड़ा सा ठीक है, हॉल सबका कॉमन है, लेकिन एक रूम तो आपको पर्सनल मिल रहा है। तो ये हो गया वीपीएस प्लान। और एक होता है कि नहीं, मुझे अपना खुद का एक फ्लैट चाहिए, उसमें हम किसी को घुसने नहीं देंगे, वो डेडिकेटेड हो गया। तो डेडिकेटेड आपको पता है कि अगर आप 1 BHK लेते हो तो आपका 10,000 रुपये रेंट पड़ेगा, और 3 BHK लेते हो तो 20,000 रुपये रेंट पड़ेगा, तो लगभग 7,000 रुपये आपका हो गया, और यहाँ पर लगभग 10,000 रुपया एक आदमी के लिए। तो ये वीपीएस प्लान है। और वही जब शेयर्ड लेते हो, 3 रूम नहीं, हम लोग 1 BHK लेंगे, एक ही हॉल रहेगा, और एक ही हॉल में 3 बेड लगा देंगे, उसी में हम लोग सबको ही सोएंगे, तो ये और सस्ता पड़ जाएगा। एक का मान लीजिए 10,000 रुपये रेंट है 1 BHK का, 3 लोगों का 3-3 हजार करके पड़ गया। तो ये सब हमें टेक्निकल पार्ट में समझना होगा, मैं आपको समझाऊंगा भी टेक्निकल वाला सर्वर वगैरह का लेके, ठीक है। तो ये टेक्निकल पार्ट है। आप सोचोगे कि मैंने ऑन पेज अच्छे से कर दिया, लोकल एसईओ अच्छे से कर दिया, ऑफ पेज अच्छे से कर दिया, लेकिन सर्वर का टेक्निकल पार्ट का बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, तो भी आपका प्रॉब्लम होगा। स्कीमा मार्कअप, रोबोट्स टीएक्सटी, एक्सएमएल साइट मैप, साइट का आर्किटेक्चर, मोबाइल फ्रेंडलीनेस। मतलब आपका वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। मोबाइल रेस्पॉन्सिव का मतलब, चलो एक वेबसाइट दिखाते हैं, Amazon, aws.amazon.com। ये AWS का वेबसाइट है, यहाँ से हम लोग सर्वर वगैरह खरीदते हैं। आप लोग अमेजन को मैक्सिमम लोग पहचानते होंगे ई कॉमर्स से, कि अमेजन में जाके हम लोग सामान वगैरह खरीदते हैं। लेकिन वहां पे सिर्फ सामान नहीं है, अमेजन का बहुत सारा चीज है। जैसे टाटा, टाटा का नमक से लेके, टाटा का चाय पत्ती से लेके, हल्दी पाउडर से लेके, उसका गाड़ी से लेके, हर चीज उसका मिलता है। टेलीकॉम से लेके, उसका कपड़ा लत्ता से लेके, सोना का लेके, ज्वेलरी शॉप, हर कुछ है उसका है। बहुत सारे फील्ड में काम है। उसी तरह अमेजन का भी है। तो ये अमेजन का क्लाउड सर्विसेज है, यहाँ से हम लोग सर्वर वगैरह परचेस करते हैं, और बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही सिक्योर्ड है, पूरा क्लाउड में। यहाँ से भी आप सर्वर ले सकते हो, डोमेन नेम खरीद सकते हो, जो है ना हम लोग GoDaddy से खरीदते हैं, abcd.com, xyz.com, यहाँ से भी खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो ये है वेबसाइट। तो अगर हम लोग कंप्यूटर में ओपन कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, देखो कंप्यूटर में ओपन करेंगे हम लोग तो ऐसा आ रहा है, लेकिन जब इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो, मान लो ये मोबाइल है तो ऐसा आएगा। तो ऊपर का मेन्यू कहाँ गया, ये देखिए, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे 3 बार है। यहाँ क्लिक करेंगे तब मेन्यू आ रहा है। प्रोडक्ट्स में अंदर जाइए, ये सब ऑप्शंस है ना, देखिए यहाँ मेन्यू आ गया।
मतलब जब इसको पूरा जगह मिल रहा है तो ऐसे में नहीं आ रहा है, और जगह नहीं मिल रहा है, जहां स्क्रीन मतलब स्क्रीन का जो विड्थ होता है, स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं मोबाइल रेस्पॉन्सिव या फिर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। कि डेस्कटॉप में अलग नजर आएगा, टैबलेट में अलग नजर आएगा, मोबाइल में अलग नजर आएगा, वो रेस्पॉन्सिव होगा, कंटेंट सब एक ही रहेगा, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा। जैसे ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है ना, 1 2 3, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं विड्थ को। देखिए अभी भी 3 कॉलम है, थोड़ा छोटा हो गया। अब देखिए, अब देखिए 2 2 कॉलम हो गया ना। अब देखिए, अब 1 1 कॉलम हो गया, मतलब 1 1 रो, एक बार में 2 2 दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखिए 2 2 हो गया, मतलब एक कंटेंट वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। और मोबाइल में करोगे तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव। तो ये भी टेक्निकल पार्ट में आता है। मतलब कि हमारा जो वेबसाइट डेवलपर है, जो वेबसाइट बना रहा है, उसको पता होना चाहिए कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ये पूरा एक टीम है ना, और एसईओ वालों को लगभग ये सब पता होता है। मतलब यहाँ लिखा गया है भले ही कि आपको ये सब पता होना चाहिए, लेकिन अगर क्लाउड इंजीनियर है कोई बंदा, क्योंकि सच में अगर आपको एसईओ में पूरा एक्सपर्ट बनना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, और प्रैक्टिस, विथ प्रैक्टिस, सिर्फ सुन के नहीं। तो हमारा आज का जो टॉपिक हमें जो कवर करना था वो था ऑफ पेज। तो पहले हम तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ये हमारा वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर की इस लिंक को क्लिक करने से हमारा कौन सा पेज खुलेगा। यहाँ फूटर में कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है। कॉन्टेक्ट अस क्लिक करने से कॉन्टेक्ट अस का पेज खुल जाएगा, अबाउट अस क्लिक करने से अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। मतलब आपके वेबसाइट के अंदर ही आपको दिमाग लगाना है। क्या क्या करना है वो तो हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो भी करना है आपको अपने वेबसाइट के अंदर ही करना है, वेबसाइट के बाहर नहीं। तो ये होता है ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ का मतलब, जब एसईओ ऑन पेज पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा एक्टिविटी लिखा हुआ है कि ऑन पेज के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो वो सब सारी चीजों को हमें करना होगा। बट ऑन पेज का मतलब हुआ कि आपको अपने वेबसाइट के अंदर जो भी करना अंदर करना है। कि यहाँ पे कोई एक लिंक है अबाउट अस या कॉन्टेक्ट अस, उसको क्लिक करने से अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे एक लिंक होगा कॉन्टेक्ट अस का पेज खुल जाएगा। यहाँ सर्विसेज का पेज होगा, लिंक होगा, उसको लिंक को क्लिक करने से हमारा सर्विसेज का पेज खुल जाएगा। सारे सर्विसेज यहाँ पे लिखे रहेंगे हमारा। मतलब आपको पूरा वेबसाइट के अंदर ही काम करना है, जिसको बोलते हैं ऑन पेज। ऑफ पेज का मतलब क्या हुआ? तो ऑफ पेज का मतलब हुआ कि वेबसाइट के बाहर यहां कोई दूसरा वेबसाइट है। कौन सा वेबसाइट है? तो चलो फेसबुक, एफबी। फेसबुक पे आपने अपना पेज बना के रखा हुआ है, एडुबाइट बूस्टर का या किसी भी कंपनी का। ठीक है। अब क्या होगा वहां से, आप चाहते हो कि अगर फेसबुक में हम लोगों ने अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, abcd.com या कुछ भी, अगर वहां से कोई क्लिक किया तो सीधा हमारा ये वेबसाइट खुलेगा। मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से ये जो था, ये तो इसी वेबसाइट का एक पेज है। मतलब आप ही के वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का पेज है, आप ही के वेबसाइट में अबाउट अस का पेज है, आप ही के वेबसाइट में सर्विसेज का पेज है, आप ही के वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का पेज है, मतलब आप ही के वेबसाइट के अंदर का पार्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि दूसरा वेबसाइट, ये कोई दूसरा वेबसाइट है, किसी दूसरे वेबसाइट पे कुछ लिंक है, उस लिंक को कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा ये वाला वेबसाइट खुलेगा। मतलब फेसबुक से अब फेसबुक हट गया, अब आपका वेबसाइट abcd.com खुल गया। किसी दूसरे वेबसाइट से हम इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑफ पेज, मतलब बैकलिंक। वेबसाइट के बाहर आपको काम करना होगा, यहां कुछ काम करना होगा, यहां काम करना होगा, यहां काम करना होगा, यहां काम करना होगा, यहां यहां आपको काम करना होगा, और हर जगह से ट्रैफिक आएगा आपके वेबसाइट पे। तो बाहर किसी दूसरे दुनिया से, दूसरे वेबसाइट से अगर ट्रैफिक आ रहा है आपके वेबसाइट पे, मतलब बाहर से अपने वेबसाइट पे लोगों को लाना, उस ट्रैफिक को लाना, बाहर दूसरे वेबसाइट से अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक को लाना ही ऑफ पेज एसईओ है। तो इसका स्ट्रैटेजी हम लोग अभी समझते हैं हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो दूसरा वेबसाइट है, जिसको आप बोल सकते हो थर्ड पार्टी वेबसाइट, तो जो दूसरा वेबसाइट होगा, वहां से जो आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो उस वेबसाइट से भी फर्क पड़ता है कि वो वेबसाइट किस टाइप का है। गूगल क्या चेक करता है कि अच्छा, ये कोई abcd.com है और वहां से आपका जो वेबसाइट है xyz.com, यहां पे लिंक आ रहा है, चलो ठीक है। कहीं दूसरे जगह से आपके वेबसाइट पे लिंक आ रहा है, जो दूसरा जगह है वो कौन है भाई? ऐसा तो कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि ये जो कंपनी है XYZ, इसने खुद ही 10 अलग अलग डोमेन नेम खरीद लिया।
A.com, B.com, C.com, D.com, E.com, F.com, GHIJ 10 डोमेन नेम अलग अलग खरीद लिया और इसका नाम है XYZ.com। अब ये क्या कर रहा है, ये खुद ही अपना अपना डोमेन खरीद लिया है अलग अलग। अब इस डोमेन में छोटा सा कोई भी एक वेबसाइट या ब्लॉग वेबसाइट बता दिया कि इसमें हम टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, इसमें ब्लॉग है और वहां पे हमेशा अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहता है। तो A.com वेबसाइट पे एक लिंक है जिसपे क्लिक करने से XYZ.com खुल रहा है। B.com एक वेबसाइट है जहां पे XYZ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो अच्छा चीज है भाई, दूसरा कोई मेरे बारे में अगर कुछ बोल रहा है तो। लेकिन गूगल को ये पता रहता है कि ये दूसरा कोई है ना, खुद ही वो अपने ही बारे में सिर्फ लिख रहा है। क्योंकि वो तो गूगल को तो इस वेबसाइट के बारे में भी पता है, गूगल को पूरा दुनिया में जितना वेबसाइट है सबके बारे में पता है कि कौन सा वेबसाइट में किस तरह का कंटेंट है, उसका डोमेन ऑथोरिटी क्या है, उस वेबसाइट का ऑटो मतलब इसका उस वेबसाइट का ट्रैफिक कितना है, ये सब कुछ उसको पता है। और ये वेबसाइट किस तरह का है, इसको दूसरे लोग भी कभी विजिट करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस वेबसाइट को दुनिया में कोई विजिट नहीं करता है, इसका महीने का 100 भी विजिट नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है 100, लेकिन यहां से आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो गूगल उसको वैल्यू नहीं देगा। ये आपके बारे में बढ़िया बोल रहा है तो भी गूगल वैल्यू नहीं देगा, कोई आपके बारे में खराब बोल रहा है तो भी उसको गूगल वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है। आप रोड पे जा रहे हो और कोई इंसान आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई बोलेगा आपके बारे में कुछ कि गलत चीज कि हाँ इसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो क्या आपके साथ जो आपका फ्रेंड है वो उसके बात पे विश्वास कर लेगा? वो ये भी तो देखेगा कि वो कौन है। तो यहां पे देखा जाता है कि जो लिंक वापस आ रहा है किसी थर्ड पार्टी के वेबसाइट से, हमारे वेबसाइट जो लिंक आ रहा है इसको बोलते हैं बैकलिंक, BACKLINK, बैकलिंक। तो किसी दूसरे वेबसाइट से जब हमारे वेबसाइट पर लिंक आता है, जो लिंक रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बैकलिंक। तो जितना ज्यादा बैकलिंक होगा, मतलब जितना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है ट्रैफिक, या फिर बहुत सारे वेबसाइट पे आपके बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो गूगल को लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। अब गूगल ये भी चेक कर रहा है कि जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं जहां से आपका लिंक है, वो लोग कौन से हैं, कैसे लोग हैं, क्या वो एक रेपुटेड वेबसाइट है, एक अच्छा वेबसाइट है। तो किसी रेपुटेड किसी अच्छे वेबसाइट पे आपके बारे में लिखा हुआ है तो गूगल को लगेगा कि नहीं ये ठीक है, ये सही बात है, मतलब एक रेपुटेड आदमी बोल रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल लेते हैं, आईटी कंपनी, हमारा मान लीजिए आईटी कंपनी है। अब कोई आईटी में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है जिसको हर कोई पहचानता है, मान लीजिए कि एग्जांपल में एलोन मस्क, और एलोन मस्क आके बोलता है कि नहीं ये जो कंपनी है मुझे पता है ये बहुत अच्छा कंपनी है, टेक्नोलॉजी में इन लोगों को बहुत नॉलेज है। इसका मतलब कि हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा मार्केट में, लोग बोलेंगे कि भाई एलोन मस्क बोल दिया है इनके बारे में, इसका मतलब सच में इनके पास कुछ तो होगा, एलोन मस्क बोल रहा है। तो हमें यह भी देखना होगा कि हमारे बारे में कौन बोल रहा है, कौन एंडोर्स कर रहे हैं हमें। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे बारे में बोल रहा है कि यार भाई ये तो अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये भी देखा जाएगा कौन बोल रहा है अच्छा है। रतन टाटा आके बोल दिया, अगर मान लो भले ही वो अभी नहीं है, लेकिन अगर वो रहते और आके बोल देते कि नहीं ये ब्रांड बहुत अच्छा है, मैं इसके साथ हूं, तो लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। तो यहां भी चीज है कि अगर आपका वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आ रहा है, कोई बैकलिंक है, तो वो कौन से वेबसाइट से आ रहा है, खुद उस वेबसाइट का एग्जिस्टेंस कैसा है, उसका आइडेंटिटी कैसा है, उसका वैल्यू कैसा है, वो रेपुटेड वेबसाइट है कि उस वेबसाइट को कोई विजिट ही नहीं करता है। तो आपको हमेशा यह भी ध्यान देना होगा कि ऐसा ऐसा वेबसाइट जहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, अच्छा रेपुटेड वेबसाइट है, वहां पे आपका प्रेजेंस होना चाहिए। या तो आपका खुद का वहां पे पेज बना हुआ है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब रेपुटेड वेबसाइट्स हैं। कोरा, रेडिट, स्टैक ओवरफ्लो, मतलब मार्केट में हजारों ऐसे वेबसाइट्स हैं जो बहुत अच्छे वेबसाइट है। अच्छे वेबसाइट का मतलब वहां पे कंटेंट अच्छा होता है, करोड़ों लोग हर महीने उस वेबसाइट को विजिट करते हैं कंटेंट के लिए, और उस वेबसाइट पे कोई ऐसा लिंक है जिस पे क्लिक करने से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो आपके एसईओ के लिए बहुत अच्छा है। तो पहले आपको अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड रेपुटेड वेबसाइट्स का एक लिस्ट तैयार करना होगा। अगर आप एडुकेशन में काम कर रहे हो तो एडुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हमेशा एडुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट लिखते रहते हैं, वहां पे पब्लिश करते रहते हैं, उसका एडुकेशन में डिमांड है, एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है,
लगभग हर किसी को पता है उसके बारे में। जैसे न्यूज मीडिया वगैरह, इन लोगों के वेबसाइट से अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो भी एक रेपुटेड वेबसाइट है। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो जी न्यूज, एबीपी न्यूज, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, ये जितने सारे न्यूज हैं, अगर न्यूज के जो वेबसाइट्स है ना, न्यूज वाले के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है खुद का, और वो आपके बारे में अगर कुछ बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअली चला जाता है पीआर का पार्ट। शायद आप लोगों ने नाम सुना भी हो या नहीं भी सुना हो, पब्लिक रिलेशंस, पीआर, पीआर मार्केटिंग। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मीडिया, ये सब में आना, अपना प्रमोशन करवाना, वो पीआर होता है पूरा। डिजिटल पीआर, आजकल पीआर भी डिजिटल हो चुका है। डिजिटल मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर में आए, प्रभात खबर हो, आनंद बाजार पत्रिका हो, या कोई भी एक, द टेलीग्राफ हो। मैं नहीं चाहता कि वो फिजिकल मीडिया, प्रिंट मीडिया में हम जाना है। हम डिजिटल पीआर का बात कर रहे हैं। न्यूज में जाना चाहते हैं, मीडिया में हम जाना चाहते हैं, अपना प्रमोशन करवाना चाहते हैं, लेकिन फिजिकल नहीं, डिजिटल पीआर, पब्लिक रिलेशंस। डिजिटल पीआर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? हो सकता है कि आप टीवी पे आना चाहते हो, टीवी पे जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, अब जहां आईपीएल में 6 बॉल हो गया, उसके बाद तुरंत एक ऐड आ जाता है, एडवर्टीजमेंट। तो आप चाहते हो कि उस एडवर्टीजमेंट में मेरा प्रचार हो, मेरा नाम वहां पे बोला जाए कि भाई ये बहुत अच्छा आईटी कंपनी है, ये है वो है, कुछ ना कुछ वहां पे बोला जाए। तो सोचिए वहां पे करोड़ों लोग बैठ के देख रहे हैं। आप लोगों ने शायद जियो हॉटस्टार पे देखा होगा कि 20 करोड़ 25 करोड़ वहां पे ट्रैफिक भी दिखाता है कि कितने लोग अभी इस चैनल को देख रहे हैं, इस शो को देख रहे हैं, आईपीएल को या जो भी। तो 20 करोड़ 25 करोड़, इसका मतलब कि जब वहां पे ऐड आएगा आपका, तो 20-25 करोड़ लोग आपका ऐड देख लिए। मतलब वहां पे ऐड का कॉस्ट भी होता है, करोड़ों रुपए वहां पे कॉस्ट होते हैं, अगर आपको आईपीएल में अपना ऐड दिखाना है तो। लेकिन वो सस्ता है। आप बोलोगे करोड़ों रुपए, लेकिन फ्लिपकार्ट के लिए करोड़ों रुपए कितना है? कुछ नहीं है। अगर बाइजूस का एग्जांपल लिया जाए, तो बाइजूस के लिए करोड़ों रुपए कितना था? कुछ नहीं था। वो 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ में डील कर रहा है ये लोग, उनके लिए 1 करोड़ रुपए क्या है? लेकिन उनको फायदा कितना हो रहा है? 1 करोड़ रुपए खर्च करने से 25 से 30 करोड़ लोगों को आपके बारे में पता चल गया। सोचिए कितना कम टाइम में, अगर 1 महीना आईपीएल चला या 1.5 महीने लगातार, तो 1.5 महीने में आपके बारे में तो सिर्फ एक बार वहां पर नहीं दिखाया गया, आपके बारे में डेली दिखाया जा रहा है, 10 बार दिखाया जा रहा है। और मान लीजिए आपसे 1 करोड़ रुपए ले लिया, इसका मतलब कि 1.5 महीने में लगभग इंडिया में सबको आपका नाम पता चल गया। ये तो बहुत सस्ता प्राइस है, महंगा नहीं है। तो जो बैकलिंक होता है ना, हमें ये देखना है कि जैसे डिजिटल पीआर का जो मैं बात कर रहा हूं, टीवी पे आना, न्यूज के जो वेबसाइट वगैरह है वहां पे आना, जो ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, अच्छा खासा उनका ट्रैफिक है, खुद उनके वेबसाइट का करोड़ों लोग यूजर है उसके, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ मंथली यूजर है। ठीक है। तो बैकलिंक जो हमें चाहिए, जो ट्रैफिक चाहिए अपने वेबसाइट पे, वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से चाहिए, कि किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके लोग, कहीं पे हमारे बारे में कुछ लिखा हुआ हो। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली लिंक ही हो। अब थोड़ा सा इसका एडवांस पार्ट में आते हैं, ये बैकलिंक वगैरह पे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैकलिंक हो। क्यों? क्योंकि मैं फिर से आप लोगों से कभी कनेक्ट करूंगा 1-2 दिन बाद, अलग से एक्स्ट्रा क्लास में। इसलिए गूगल के अंदर में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी रिसेंट, इसी महीने में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसी महीने में बहुत सारे चेंजेस। इसका जेमिनाई के अंदर भी चेंजेस आया है। गूगल का जो सर्च इंजन है उसको भी चेंज किया गया है पूरा। अब गूगल का जो सर्च इंजन है, जो 1-2 महीने पहले आप देखते थे, वो नहीं है। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि अब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, पहले जेमिनाई काम करता है। चलिए हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, व्हाट इज एसईओ। ये देखिए, ये जो लोगो दिखाई दे रहा है ना, एआई ओवरव्यू, ये देखिए जेमिनाई, इसी का लोगो है ना। मतलब पहले ये जेमिनाई काम कर रहा है। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही ये पूरा इसका स्ट्रक्चर ढांचा चेंज होने वाला है अभी एसईओ का। इसीलिए मैं बार बार भी बोलता हूं, पहले भी बहुत बार बोला हूंगा शायद, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा रिसर्च है, और टेक्नोलॉजी डेली चेंज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि आज से 5 साल पहले आपने जो एसईओ पढ़ा था, आज वो एकदम नहीं है, वो पूरा ही चेंज हो चुका है। आपको हमेशा इसमें इंडस्ट्री के हिसाब से अप टू डेट भी रहना होगा। अभी जो ये एआई कर चुका है पूरा, गूगल के अंदर में पूरा एआई का खेल है। अभी जेमिनाई में भी 2.5 वो लॉन्च किया, जो अभी नया नया सब आ रहा है इसका वर्जन। अभी गूगल के जेमिनाई से ही आपको कोई भी, अब इतना याद रखिए कि गूगल गूगल ने अभी कितने सारे एआई कंपनीज को बर्बाद कर दिया। ये रिसेंट 1 महीने की बात है। 1 महीने में ही कितने वेबसाइट्स का जो एआई टूल्स थे, उनका हालत खराब हो चुका है। क्यों?
इनका टेक्स्ट जनरेशन से लेके, ये जो जनरेटिव एआई है जो आप लिखते हो उसके हिसाब से टेक्स्ट जनरेशन से लेके गूगल सर्च तक, सर्च में भी अब आप सीधा यहाँ पे क्वेश्चन लिखो आपको क्या चाहिए। अभी इसका ऐसा भी सिस्टम आ चुका है कि आप कोई भी अपना फोन का कैमरा ऑन करके, जेमिनाई पे ही फोन का कैमरा ऑन करके प्रोडक्ट का फोटो दिखाओ और बताओ ये क्या है, या फिर कोई प्रोडक्ट का फोटो दिखाओ और अपना फोटो दो। जैसे कभी हम लोग कैसे कपड़ा वगैरह खरीदते हैं, चेक करते हैं कि ये कपड़ा मेरे में कैसा लगेगा, ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, आपको पहना के दिखाएगा, सब कुछ वहां पे दिखाई देगा, आपको वीडियो बना के देगा। अब कितने सारे वीडियो के वेबसाइट थे, अब वीडियो के वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है एआई टूल्स वगैरह पे, अब सब कुछ आपको गूगल ही करके देगा। गूगल आपको इमेज जनरेशन से लेके कंटेंट जनरेशन, जनरेटिव एआई से लेके आपको वीडियो तक जनरेट करेगा। यहां तक कि आपका जो ईमेल है ना, जीमेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ईमेल को भी कस्टमाइज कर रहा। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, जितना सारा आपके पास ईमेल आता है, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्लाइंट्स लोगों का आपके पास मेल आता होगा हमेशा, आप किस तरह से क्या क्या रिप्लाई कर रहे हो, अब ऑटो रिप्लाई का भी वहां पे ऑप्शन आ रहा है। जेमिनाई खुद ही आपको लिख के देगा कि यही मैं रिप्लाई करने जा रहा हूं, बताइए ठीक है कि कुछ इसमें चेंजेस करूं। अब आपको मेल का रिप्लाई लिखना नहीं है या फिर मेल भी नहीं लिखना है, सब कुछ आप एआई को बोलो, गूगल के एआई को। तो इसका मैं आपको एक दिन अलग से क्लास कराऊंगा सिर्फ गूगल का लेके, कि ये लास्ट 1 डेढ़ महीने में 2 महीने के अंदर में कितने सारे अपडेट्स आए हैं गूगल में, ये सारे हम लोग यूज करेंगे। तो शायद हो सके कि हमें ऑल इन वन प्लेटफॉर्म होता है ना, ये गूगल वही है। अभी अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर में कितने कंपनीज का हालत खराब कर दिया है, जो मैंने बोला आपको, सब कुछ आप यहीं पे कर सकोगे, आप सब कुछ यहीं पे कर सकोगे। आपको अलग थर्ड पार्टी कहीं भी वेबसाइट पे कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। है ना 2.5 फ्लैश, ये देखिए 2.5 प्रो, जब आप प्रो में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि कितना एडवांस्ड आ चुका है ये। देखो यहाँ पे नया नया ऑप्शन भी आ रहा है, डीप रिसर्च, कैनवास, क्रिएट डॉक्स एंड एप्स। अभी क्या है कि आपको कैसे हम लोग कैनवा में जाके पावर पॉइंट वगैरह बनाते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन, अब आपको स्लाइड और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कैनवा पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब इसका गूगल का जो प्रेजेंटेशन होता है, स्लाइड्स, जैसे हम लोग जब गूगल इसमें जाएंगे, google.com में, तो यहाँ पे आता है ना डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, ये पूरा एआई से कनेक्टेड है। ये शीट्स पूरा एआई से कनेक्टेड है। मतलब आप एक्सेल में आपको कोई भी फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको टेक्स्ट लिख के बोलो कि ये वाले सेल से लेके ये वाले सेल तक के बीच में मैं जानना चाहता हूं, या फिर मैं इसको शॉर्टिंग करना चाहता हूं रैंकिंग के हिसाब से, कि जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है वो रैंक 1 होना चाहिए। मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप सिर्फ इसको बोलो, आप टेक्स्ट लिखो, उसके हिसाब से ये खुद ही सेल में फॉर्मूला डाल देगा। डॉक्स, आपको बायोडाटा बनाना है, आपको कोई ब्रोशर बनाना है, कोई टेम्पलेट वगैरह डिजाइन करना है, कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है, प्रोडक्ट वगैरह का इंफॉर्मेशन डिजाइन करना है, ब्रोशर वगैरह, ये सब कुछ आपको बना के देगा। आप सिर्फ वहां पे प्रॉम्प्ट लिखो, मतलब आपको प्रॉम्प्ट लिखने बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये गूगल का जितना सारा आप देख रहे हो ना, ये हर प्रोडक्ट अब गूगल का एडवांस्ड हो चुका है, पूरा एआई से कनेक्ट हो चुका है। अभी जैसे गूगल में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं, जो पहला रिजल्ट आएगा ना, कुछ भी, जब आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, कुछ भी डिटेल सर्च करना चाहते हो, सीधा एआई ओवरव्यू आएगा। और अब ऐसा भी आ चुका है कि कोई प्रोडक्ट वगैरह लिखोगे तो प्रोडक्ट का भी फोटो आएगा, यहीं से ऐड टू कार्ट आएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह सारी चीज होगा, यहीं से ऐड टू कार्ट आएगा, ऐड टू कार्ट करके यहीं से डायरेक्टली परचेस भी कर सकते हो। मतलब गूगल ही आपको सब कुछ करके देगा अब। और ऐसा नहीं कि फ्यूचर में, ऑलरेडी आ चुका है। इसका भी मैं एक क्लास कराऊंगा अलग से, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि गूगल कितना एडवांस हो चुका है। अब हमें गूगल पे क्लास करना होगा, गूगल का एक कोर्स करना पड़ जाएगा आने वाले समय में। इतना एडवांस फीचर सब गूगल के अंदर आ चुका है, इसका जीमेल से लेके, जेमिनाई से लेके, यूट्यूब से लेके, इसके एसईओ तक, हर जगह पे। ठीक है, तो ऑफ पेज एसईओ में क्या हो रहा है, आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे, कि ऑन पेज एसईओ का मतलब आपके वेबसाइट के अंदर चीजें, ऑफ पेज का मतलब बाहर से हमें जो ट्रैफिक लाना है, और बाहर से ये भी देखना होगा कि जो रेपुटेड वेबसाइट्स है, अगर वहां से हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो बहुत अच्छा है। और अभी एआई इतना एडवांस हो चुका है कि अब सिर्फ बैकलिंक का ही जरूरत नहीं है। बैकलिंक है, अच्छा है, लेकिन आप बोलोगे बैकलिंक नहीं है, अगर आपके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है ना, तो गूगल पता कर लेगा। इसका जो एआई है वो समझ जाएगा, क्योंकि इनके जो क्रॉलर्स होते हैं, वो जितना क्रॉल करते हैं, सारे वेबसाइट्स को स्टडी करते रहते हैं ये लोग, हर एक पेज को, हर एक कंटेंट को। आपके बारे में अगर कहीं पे लिखा हुआ है, लिंक नहीं दिया हुआ है, मतलब वहां पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पर नहीं आ सकते हैं, मतलब आपके बारे में भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो भी गूगल डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अभी क्या है
कि अगर आपके बारे में कहीं पर नेगेटिव लिखा हुआ है तो भी गूगल वो डिटेक्ट कर लेगा, आपका रैंकिंग उतना हाई नहीं करने देगा वो, क्योंकि आपके बारे में नेगेटिव लिखा हुआ बहुत सारे जगह पे। तो बैकलिंक हो तो भी है, बैकलिंक नहीं हो आपके बारे में भी लिखा हुआ है तो भी गूगल उसको डिटेक्ट कर लेगा और देखेगा इसके बारे में क्या क्या अच्छा लिखा जा रहा है, कितना अच्छा लिखा जा रहा है। तो ऑफ पेज एसईओ के अंदर में क्या क्या आता है, तो ऑफ पेज एसईओ रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आउटसाइड योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट के बाहर जो जो एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करने होंगे अपने वेबसाइट के रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन वेबसाइट के बाहर परफॉर्म करने हैं सारे एक्टिविटीज। किस लिए? टू इंप्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग। तो ऑब्वियसली सर्च इंजन का ही काम होता है हमारा रैंकिंग बढ़ाने का काम, अच्छा करने का। सो व्हाइल ऑन पेज एसईओ फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, ऑन पेज क्या करता है, आपके वेबसाइट का कंटेंट, आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर, आपके वेबसाइट के अंदर से आपका वेबसाइट का ही लिंक, अलग अलग पेजेस का, वो सब पे वो ध्यान देता है। तो ऑफ पेज एसईओ बिल्ड्स योर साइट अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस थ्रू एक्सटर्नल सिग्नल्स। दूसरों के थ्रू हमारे वेबसाइट का अथॉरिटी, डोमेन का अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी, सब कुछ हमारा बढ़ता है, एक ट्रस्ट बढ़ता है। तो इट्स लाइक मैनेजिंग योर वेबसाइट रेपुटेशन अक्रॉस द इंटरनेट। मतलब हमारे वेबसाइट के रेपुटेशन को, हमारे ब्रांड के रेपुटेशन को बिल्ड करना अपने ऊपर नहीं, बाहर में। जैसे कैसे, अगर इंडिया का एग्जांपल लिया जाए, विदेश मंत्रालय जो फॉरेन मिनिस्ट्री होता है, ये विदेश मंत्री क्या करते हैं, विदेश में जाके इंडिया का रिलेशन अच्छा करना लोगों के साथ। विदेश बोलता है कि नहीं इंडिया सुपर पावर बन चुका है, या फिर इंडिया ये अच्छा हो चुका है, या फिर इंडिया का ऐसा हो गया है, मतलब पूरा दुनिया बोल रहा है। वही है दुनिया को बुलवाना, खुद नहीं बोलना कि हम बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं। खुद बोलना मतलब ऑन पेज एसईओ, कि हम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, हम ये है, हम वो है। हम नहीं, दूसरा कोई बोल रहा है वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है, दूसरों से बुलवाना है। तो इट्स लाइक मैनेजिंग योर वेबसाइट्स रेपुटेशन अक्रॉस द इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब जो जो रेपुटेड वेबसाइट्स है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब तो सबसे टॉप में आ गए हैं। यहां तो आपका विजिबिलिटी प्रेजेंस होना ही चाहिए। ठीक है। तो वाई इज ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट? ये ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एसईओ के लिए। ऑफ पेज क्यों? ऑन पेज का मतलब ये आप खुद बोल रहे हो अपने बारे में, लेकिन जब पूरा दुनिया आपके बारे में बोलता है तो गूगल समझ जाएगा कि आप ब्रांड बन चुके हो। ठीक है। So off-page SEO is a critical factor in determining your website's ranking because search engines, especially Google or Bing, view external signals as votes of confidence for your content. मतलब ये कॉन्फिडेंस का जो वोटिंग होता है ना, वो गूगल को पता चलता है। गूगल चेक करता है बाहर के लोगों से। गूगल ये चेक करना चाहता है कि बाहरी दुनिया इसके बारे में क्या बोल रहा है। बाहरी दुनिया में, बाहरी जो वेबसाइट्स है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है, दूसरे वेबसाइट्स है, वहां पर इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है, वहां सब ये चेक करने का कोशिश करता है। और वहां से गूगल को एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, जब पूरा दुनिया बोल रहा है इसका मतलब सच में ये वेबसाइट है। ठीक है। तो द मोर हाई क्वालिटी एंड रिलेवेंट दीज सिग्नल्स आर, हाई क्वालिटी होना चाहिए, हाई क्वालिटी कंटेंट, और रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड। ऐसा नहीं कि कोई मान लो कि हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं, ना ही फाइनेंस का कोई कोर्स कराते हैं, ना ही फाइनेंस का हमारा कुछ काम है, लेकिन कोई फाइनेंस का वेबसाइट है, वहां पे जाके हमारे बारे में लिखा जा रहा कि ये कंपनी फाइनेंस में बहुत अच्छा है, ये तो रिलेवेंट नहीं हुआ ना, उल्टा सीधा हुआ। अब कोई बाहर के किसी वेबसाइट में जाके लिख रहा कि ये ई कॉमर्स में बहुत अच्छा है, इन लोगों का वेबसाइट, जबकि हमारा वेबसाइट का ई कॉमर्स से कोई मतलब ही नहीं है। तो रिलेवेंट मतलब, अगर आप एडुकेशन पे काम करते हो तो एडुकेशन से रिलेटेड थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपका पूरा लिस्ट तैयार करना होगा, जहां पे जा जाके आप अपना कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो, गूगल को बताने के लिए कि इस वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ लिखा गया हमारे बारे में। और हमारा भी एडुकेशन का वेबसाइट है तो ये भी एडुकेशन है। अगर आपका रियल स्टेट का वेबसाइट है तो जितने रियल स्टेट वाले वेबसाइट्स हैं वहां से आपको ट्रैफिक जनरेट करना होगा, वहां पे बैकलिंक क्रिएट करना होगा, वहां पे अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाना होगा कंटेंट। ये रिलेवेंट होना चाहिए और हाई क्वालिटी का। ठीक है। द मोर ऑथोरिटेटिव एंड ट्रस्ट वर्दी योर वेबसाइट अपीयर्स टू सर्च इंजन, लीडिंग टू हायर रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट्स। सर्च रिजल्ट में आपका रैंकिंग हाई होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो इट्स एस्टिमेटेड दैट ऑफ पेज एसईओ कैन कंट्रीब्यूट टू अ सब्सटैंशियल पोर्शन, सम सोर्सेज एस्टिमेट एटलीस्ट 50%। मतलब आपका जो पूरा एसईओ होता है,
जब आपका वेबसाइट गूगल पे या कहीं भी किसी भी सर्च इंजन पे जब रैंक करता है तो उसमें 50% लगभग आप मान के चलो कि ऑफ पेज एसईओ का काम होता है, बाकी 50 में ऑन पेज, टेक्निकल, लोकल सब मिला के 50 अकेले खुद ये क्यों? आप खुद भी समझ रहे हो कि पूरा दुनिया आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, दो चार लोग नहीं, पूरा दुनिया आपके बारे में अच्छा बोल रहा है। इसका मतलब वो लगभग 50% ऑफ पेज एसईओ अकेले हैंडल करता है आपके वेबसाइट को ग्रो कराने में, आपका रैंकिंग को अच्छा करने में गूगल पे। तो की कंपोनेंट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑफ पेज एसईओ, इसका की कंपोनेंट्स और एग्जांपल वगैरह क्या है? तो की कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है बैकलिंक बिल्डिंग या फिर लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग, बैकलिंक बोला ना मैंने कि थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का लिंक होना चाहिए या फिर आपके वेबसाइट पे किसी पेज का लिंक होना चाहिए। मान लीजिए हमारा वेबसाइट है xyz.com और हमारे वेबसाइट पे एक पेज है xyz.com/ एसईओ इन 2025, एसईओ हाइफन इन हाइफन 2025, ऐसा एक पेज बना हुआ है और उस पेज पे हम लोगों ने एसईओ के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया को इसके बारे में पता चले, तो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके हम लोग उस पेज को प्रमोट करेंगे। एक्चुअली कहीं भी लिंक देंगे तो क्या लिंक देंगे कि रीड आवर ब्लॉग ऑन हाउ टू लाइक मेक आवर वेबसाइट एसईओ कंपैटिबल इन 2025। तो जहां वो उस पर क्लिक करेगा सीधा हमारा xyz.com/SEO in 2025 वाला पेज खुल जाएगा। तो ये पेज का लिंक हम कहीं पे देना चाहते हैं। तो बैकलिंक मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट पे हमारे वेबसाइट का या तो वेबसाइट का लिंक होना चाहिए xyz.com या फिर हमारे वेबसाइट पे किसी पेज का लिंक होना चाहिए, जैसे xyz.com/about us, xyz.com/contact us, ये तो पेज हो गया ना, और xyz.com पूरा एक वेबसाइट हो गया। तो आप वेबसाइट का भी लिंक दे सकते हो बाहर में और वेबसाइट पे किसी पेज का भी लिंक दे सकते हो। तो कोई पेज भी होगा तो स्टार्टिंग में तो xyz.com लिखा हुआ है ना, xyz.com/ कुछ भी लिखा है बाद में, लेकिन स्टार्टिंग में तो xyz.com है, मतलब गूगल को स्टार्टिंग से मतलब है आपका डोमेन नेम से। तो बैकलिंक बिल्डिंग, बैक लिंक, ऐसा लिंक बनाइए जो बैक वापस आप ही के पास भेजे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों होता है ये? सो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी। बैकलिंक्स आर लिंक्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स दैट पॉइंट टू योर साइट, मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक को लाना। सो सर्च इंजिन सी देम एज एंडोर्समेंट। देखो ना, हम किसी को एंडोर्स करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, उसका उपलब्धि के बारे में, उसके बारे में अच्छा उसके बारे में बताते हैं, उसे प्रमोट करते हैं। तो ये एक्चुअली होता है, सर्च इंजन समझता है कि अच्छा बाहर के ज्यादा लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। सो द क्वालिटी, रेलिवेंस एंड अथॉरिटी ऑफ द लिंकिंग डोमेन आर मोर इंपॉर्टेंट देन द शेयर क्वांटिटी ऑफ लिंक्स। आप क्या कर रहे हो कि 50 जगह से आपके वेबसाइट पर लिंक आ गया, सिर्फ लिंक से मतलब नहीं है, हाई क्वालिटी लिंक से मतलब है, रेलिवेंट लिंक से मतलब है। हाई क्वालिटी मतलब आपका वहां पे जो कंटेंट लिखा हुआ है कि कोई वहां से क्लिक करके यहां पे आ रहा है, उस वेबसाइट का रेपुटेशन ठीक है, वो वेबसाइट रिलेटेड है, मतलब हमारा एडुकेशन है और हो सकता है कि वो लिख रहा है कि अगर आपको ड्रीम इलेवन के बारे में जानना हो तो इस वेबसाइट पे जाइए, और हमारे वेबसाइट पे ड्रीम इलेवन है ही नहीं। मतलब जबरदस्ती का कोई फेक, कोई स्पैम किया जा रहा है, कोई उल्टा सीधा बस हमारे वेबसाइट पे लिंक बनाया जा रहा है। लिंक बिल्डिंग तो हो रहा है लेकिन वो गलत है, उल्टा सीधा बस हमारे वेबसाइट पे किसी को भेज दिया जा रहा है। तो ये भी वो डिटेक्ट करता है कि क्या वे स्पैम हो रहा है, सिर्फ वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करने के लिए लिंक बनाया जा रहा है, कि सच में कंटेंट के लिए कोई इंसान उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ रहा है, मेरे वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे रुक भी रहा है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कंटेंट को रीड भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई लिंक क्लिक करके आया और तुरंत ये वेबसाइट बंद कर दिया, फिर कोई लिंक करके आया, अरे ये क्या खुल गया, फिर इसको बंद कर दिया। मतलब कोई वेबसाइट पे आ रहा और 2-3 सेकंड भी नहीं रुक रहा है, तो गूगल भी तो वो देखेगा कि क्यों भाई, लिंक तो इतना सारा आ रहा है, आ तो रहे हैं लोग लेकिन इस पर टिक ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब इसका कंटेंट ठीक नहीं है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि रिलेवेंट होना चाहिए और हाई क्वालिटी का कंटेंट, और आपके वेबसाइट पे अगर कोई लोग आए तो वो रुके, बाउंस नहीं कर जाए, मतलब आए और चले गए। ये भी गूगल चेक करता है कितने देर तक रहे आपके वेबसाइट पे। तो इसका एग्जांपल नेचुरल लिंक, मतलब अ पॉपुलर टेक ब्लॉग, एग्जांपल है, writes an article about the best web hosting provider and naturally links to your hosting service because they genuinely find it valuable। इसका मतलब क्या हुआ, आप मान लीजिए होस्टिंग वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैंने बताया डोमेन नेम, सर्वर, किसी को सर्वर खरीदना है तो हो सकता है हम सर्वर देते हैं। तो कोई एक टेक ब्लॉग वेबसाइट है, मतलब हमेशा टेक्निकल चीजों पर ही कंटेंट लिखता है और उसका वेबसाइट का ट्रैफिक अच्छा है, मतलब हर महीने वहां पे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ लोग आते हैं उसके वेबसाइट पे। अब वो क्या लिख रहा है कि अगर आपको, मतलब वो समझा रहा है कि
होस्टिंग क्या होता है, सर्वर कितने टाइप का होता है, शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड है, वीपीएस है। अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग लेना है तो सबसे अच्छा प्लान में आप xyz.com पे चले जाइए, वो हमारा लिंक दे दिया। अब वहां पे कोई क्लिक किया तो हमारे वेबसाइट पे आ गया, और हमारे वेबसाइट पे आके क्या देख रहा है, 50 रुपए में हर महीने हम होस्टिंग दे रहे हैं, 200 रुपए में दे रहे हैं। आके पूरा पढ़ रहा है तो गूगल को क्या लगेगा कि अच्छा वो टेक वेबसाइट है। वहां पे एक लिंक था जो मेरे वेबसाइट पे आया, अब ये यहाँ पे थोड़ा देर रुका, 1-2 मिनट पहले देखा हमारे वेबसाइट पे क्या है, प्राइसिंग वगैरह, मतलब ये ठीक है। इसको बोलते हैं नेचुरल लिंक, कि नेचुरली आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अपना वेबसाइट का लिंक दे देते हो। तो दूसरा, गेस्ट पोस्टिंग, you write a high quality article for another reputable website in your niche and include a link back to your website in another in the author bio or within the content। मतलब हम किसी थर्ड पार्टी, किसी दूसरे रेपुटेबल वेबसाइट पे जाके, ब्लॉग वगैरह है वहां पे, हम अपने बारे में कोई ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं वहां पे अपने बारे में, वहां पे एक पेज पे, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं कौन हूं और मैं XYZ कंपनी में जॉब करता हूं। या फिर मैं वहां पे जो कंटेंट है ना, वहीं पे लिख सकता हूं कि xyz.com अच्छा कंपनी है, ये प्रोडक्ट सर्विसेज है, अगर आपको इनके प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अब वो लिंक पे क्लिक किया तो मेरे वेबसाइट पे आ गया। तो ये होता है गेस्ट पोस्टिंग। एक होता है नेचुरल लिंक, और एक होता है गेस्ट पोस्टिंग, मतलब आप यहाँ पे तो कोई और आपके बारे में लिख रहा है अपने वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप किसी दूसरे के वेबसाइट पे अपने बारे में लिख रहे हो। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, इसमें थोड़ा सा आपको फाइंड करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये भी रिसर्च होता है। जैसे यहाँ पे एक्चुअली है क्या, ये किसी वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कितने तरह का होता है। अब वहां पे नीचे में एक लिंक दिया हुआ है कि अगर आपको सस्ता में होस्टिंग चाहिए तो इस लिंक पे क्लिक करें, एक XYZ कंपनी है, ये कंपनी में जाकर आप खरीद सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे बात, कि xyz.com जो कंपनी था वो कंपनी बंद हो चुका है मान लीजिए, या फिर उसका जो लिंक था xyz.com वो डोमेन नेम एक्सपायर हो चुका है। अब उस वेबसाइट पे, उस मतलब उस लिंक पे वेबसाइट है ही नहीं। तो अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे 2 साल पहले कोई कंटेंट लिखा गया था कि अगर आपको होस्टिंग चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो xyz.com वेबसाइट पे चले जाइए, या फिर उसका एक लिंक दिया हुआ था कि क्लिक हियर, और जब उस लिंक पे कोई क्लिक कर रहा है तब वो लिंक काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पहले 2 साल पहले वेबसाइट था, लेकिन अब वेबसाइट नहीं है, वो कंपनी बंद हो चुका है। तो वैसा वैसा लिंक, अगर रेलिवेंट लिंक आपको मिलता है कि वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपको होस्टिंग सर्विस चाहिए, सर्वर वगैरह चाहिए, तो यहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए। अब कोई लिंक पे क्लिक कर रहा तो वो तो वेबसाइट ही नहीं है, और आप भी सर्वर बेचते हो। तो अगर इस तरह का आपको लिंक मिलता है तो उस वेबसाइट के ओनर से बात करो कि सर आपके वेबसाइट पे ये वाला पेज पे कंटेंट लिखा हुआ है, ये लिंक वगैरह, लेकिन ये लिंक काम नहीं कर रहा है, तो ये इस लिंक के नीचे में मेरा वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। सब कुछ कंटेंट वगैरह सारा वही रहेगा, बस मेरे बारे में डाल दीजिए कि अगर कोई उस लिंक पे क्लिक करे तब मेरा वेबसाइट खुले। पहले किसी और का खुल रहा था, लेकिन अब तो वेबसाइट है ही नहीं। तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन लिंक, मतलब ऐसा लिंक जो काम नहीं कर रहा, ब्रेक कर चुका है। तो यू फाइंड ब्रोकन लिंक्स ऑन अदर वेबसाइट्स एंड सजेस्ट योर रिलेवेंट कंटेंट एज अ रिप्लेसमेंट। जब वहां से आपके वेबसाइट पे है, पहले वो अदर वेबसाइट पे जा रहा था, अब वो आपके वेबसाइट पे है, क्योंकि वो कंटेंट पुराना है 2 साल। तो यहाँ ये भी मायने रखता है कि आपका कंटेंट कितना पुराना है। एसईओ टाइम टेकिंग वाला चीज है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक क्लाइंट का काम पकड़े और आज 1 महीने 2 महीने में उसका एसईओ करवा दिए, क्योंकि उसका सारा का सारा कंटेंट 1 महीना पुराना है। गूगल 1 महीना जो पुराना इंसान है उसके ऊपर में ज्यादा ट्रस्ट करेगा, उसको रैंक 1 पे लेके आएगा, कि कोई 10 साल पुराना कंपनी है उसके ऊपर में ज्यादा भरोसा करेगा वो। आपके पास कोई 10 साल से इंसान आपके साथ है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा, कि कोई 2 महीने पहले आपका किसी से दोस्ती हुआ उसके ऊपर आपको ज्यादा ट्रस्ट होगा, तो पुराने वाले के ऊपर में। तो एसईओ में यह भी आप ध्यान रखिएगा कि डोमेन जितना पुराना हो उतना अच्छा है। आज आपने एक डोमेन नेम खरीदा xyz.com, और एक abcd.com 10 साल पहले का डोमेन नेम, 10 साल से चल रहा है, तो ज्यादा चांसेस है पुराना डोमेन, गूगल उसको रैंक करवाएगा। नया डोमेन को भी रैंक करवाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 10 साल से पुराना है मैं उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता हूं। दोनों हम लोग सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे आगे नहीं जा सकता हूं, जा सकते हैं आप। अच्छा कंटेंट लिखिए, अच्छा ब्लॉग वगैरह आर्टिकल्स, अपना एसईओ को ठीक कीजिए, बैकलिंक वगैरह तैयार कीजिए, डोमेन ऑथोरिटी को बढ़ाइए, बहुत सारा चीज है। लेकिन एक दिन में तो नहीं होगा। वो 10 साल पुराना है तो हो सकता है हमें 1.5 साल टाइम लग जाएगा, 1 साल टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कर सकते हैं उसको। तो डोमेन बेस में पुराना होना चाहिए। बार बार क्या होता है ना कि कोई कंपनी देखिएगा, आप एक एसईओ का अगर एक्सपर्ट हो, आपका कोई क्लाइंट है वो बोल रहा है कि हमें डोमेन नेम चेंज करना है, तो उसको बता दीजिएगा कि अगर आप डोमेन नेम चेंज कर रहे हैं तो आपके वेबसाइट के रैंकिंग को फर्क पड़ेगा। अभी तक जो हम लोगों ने 2 साल में आपके वेबसाइट को रैंक कराया है कि पहला पेज में 4 नंबर पे आ रहा है, अगर आप डोमेन चेंज करते हैं सब कुछ यही रहेगा, प्रोडक्ट सर्विसेज कंपनी सब कुछ ये, बस कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, डोमेन नेम चेंज हो रहा है।
या फिर नाम भी वही है, सिर्फ डोमेन चेंज हो रहा है। तो डोमेन चेंज होगा तो एसईओ पे फर्क पड़ेगा। वहां जो भी यूआरएल दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिए गए हैं जो भी आपके पेजेस को, उस पर फर्क पड़ेगा। यूआरएल एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। एड्रेस चेंज होता है तो आपके रैंकिंग पे फर्क पड़ता है। तो ये आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना होगा। तो ब्रोकन लिंक भी हमें बिल्ड करना होता है। रिसोर्स पेज लिंक बिल्डिंग, यू आइडेंटिफाई पेजेस दैट लिस्ट रिसोर्सेज इन योर इंडस्ट्री एंड सजेस्ट योर वेबसाइट एज अ वैल्यूएबल एडिशन। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग कंपनीज का नाम लिखते हैं कि इस इंडस्ट्री में ये कंपनी बहुत अच्छा है, और वहां पर 10 कंपनी के नाम लिखे हुए, हम चाहते हैं कि वहां पे मेरा भी एक कंपनी का नाम रहे उनके पूरे लिस्ट में। डिजिटल पीआर जो मैंने बोला, पब्लिक रिलेशन, यू क्रिएट न्यूज वर्थी कंटेंट जैसे अ डेटा स्टडी, इंफोग्राफिक एंड पिच इट टू जर्नलिस्ट एंड ब्लॉगर्स होपिंग दे विल फीचर इट एंड लिंक बैक टू योर साइट। मतलब कोई टीवी हो गया या कोई न्यूज एजेंसी हो गया, पीआर एजेंसी हो गया, वो अपने वेबसाइट पे कोई ना कोई अच्छा अच्छा कंटेंट लिखते रहता है, न्यूज है, डेटा रिपोर्ट रिपोर्ट वगैरह पब्लिश करते रहता है वो लोग, और वो हमारे बारे में लिख रहा है। तो सजेशन क्या दे रहा है यहाँ पे? फोकस ऑन एक्वायरिंग लिंक्स फ्रॉम ऑथोरिटेटिव रिलेवेंट वेबसाइट्स। जो तो कोई भी झोल वेबसाइट से, कोई भी किसी वेबसाइट से आपका लिंक है वो उतना मैटर नहीं करेगा जितना रेपुटेड वेबसाइट से लिंक मैटर करेगा। सो प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप देखोगे किसी कंपनी का जो वेबसाइट है उसका बैकलिंक है 1000, आप बोलोगे 1000 उसका बैकलिंक है, बहुत सारे वेबसाइट से उसका लिंक दिया हुआ है, और आपका बैकलिंक है 50, तो 50 वाला बैकलिंक भी 1000 से आगे रैंक कर सकता है। क्योंकि ये जो 50 है ना, 50 को 50 बहुत हाई फाई रेपुटेड वेबसाइट है, और उसका जो 1000 है सब उल्टा सीधा वेबसाइट है, जहां तहां जाके कैसे भी करके लिंक दे दिया गया है। तो बात यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी का नहीं है, बात क्वालिटी का भी है। क्वालिटी मैटर करता है कि आपका जो 50 लिंक है बैकलिंक, वो रेपुटेड वेबसाइट पे है, कोई एक जी न्यूज पे है, कोई गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है वहां पे है, एमएसएमई है वहां पे है गवर्नमेंट का लेके, और इसका 100 है जहां तहां है जैसे तैसे करके। ठीक है, तो ये होता है बैकलिंक। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा बैकलिंक क्या होता है। दूसरा, ब्रांड मेंशन एंड साइटेशंस। सो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? इवन विदाउट अ डायरेक्ट हाइपरलिंक, हो सकता है कि आपका लिंक नहीं है, लिंक को ही हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं, हो सकता है आपका लिंक नहीं है वहां पे, लेकिन फिर भी आपके बारे में लिखा जा रहा है कहीं पे कि मेंशन ऑफ योर ब्रांड नेम एंड वेबसाइट कैन कंट्रीब्यूट टू योर ऑफ पेज एसईओ। Search engines understand implied mentions and use them as a signal of brand popularity and credibility. Citations, especially for local businesses, are critical. जैसे एग्जांपल में क्या दिया है? अ न्यूज आर्टिकल मेंशंस योर कंपनी नेम। हो सकता है कोई न्यूज कंपनी है, वो हमारे कंपनी के नाम के बारे में या फिर कुछ लिख रहा है कि चलो एबीसीडी कंपनी है, ये अभी 2 महीने पहले लॉन्च हुआ, लेकिन 2 महीने में बहुत अच्छा कंपनी काम कर रहा है, बस इतना ही लिखा है। लिंक वगैरह नहीं दिया कि abcd.com में चले जाओ, लिंक नहीं दिया है, सिर्फ हमारे बारे में लिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, गूगल का भी एआई एडवांस हो चुका है कि अब लिंक नहीं रहेगा तो भी चलेगा, अगर हमारे बारे में कहीं पर लिखा जा रहा है तो भी ये उससे पता कर लेगा कि हाँ हमारे बारे में अच्छा रेपुटेशन हमारा है कि खराब रेपुटेशन है। एंड अ प्रोडक्ट यू लॉन्च्ड बट डजंट इंक्लूड अ डायरेक्ट लिंक। हो सकता है कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक एग्जांपल में हमने एक कोर्स लॉन्च किया कि फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग, हम लोगों ने एक फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स लॉन्च किया, या यूआई यूएक्स डिजाइन का हम लोगों ने कोई कोर्स लॉन्च किया, और हम क्या चाहते हैं कि वो कोर्स के बारे में कोई न्यूज एजेंसी भी पब्लिश कर दिया अपने वेबसाइट पे कि एबीसीडी कंपनी है, उसने यूआई यूएक्स का एक बहुत ही अच्छा कोर्स लाया है, और ये कोर्स का मार्केट में बहुत डिमांड है, लेकिन उसने मेरे वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, नाम दिया है कि ये एबीसीडी कंपनी है, कोलकाता में है या फिर दिल्ली में है, बैंगलोर में है, यूएस में है, कहीं पे भी है, इस कंपनी के ओनर ये है, सब कुछ बताया, लेकिन वेबसाइट का लिंक नहीं दिया। देगा तो भी अच्छा है, लिंक नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना लिंक अभी ब्रांड के बारे में तो लिखा जा रहा है ना, नाम तो लिखा जा रहा है हमारा। योर बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर आर कंसिस्टेंटली लिस्टेड ऑन वेरियस ऑनलाइन डायरेक्टरीज। अब देखिए ये भी एक मैटर करता है। क्या है ये चीज? नैप बोलते हैं। नैप का मतलब नेम, एड्रेस और फोन नंबर। इसका मतलब कि आपका गूगल पे लिस्टेड है बिजनेस, आपका बिजनेस का नाम है एबीसीडी, फोन नंबर है कुछ और एड्रेस है कुछ। उसका फेसबुक पे पेज है, वहां पे नाम वही है लेकिन एड्रेस थोड़ा सा मिसमैच हो गया, और फोन नंबर वहां पे आप अलग दे दिए हो। लिंक्डइन यूट्यूब पे गए तो वहां तो फोन नंबर अलग दिया हुआ है, नाम भी थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ऐसा नहीं।
नाम एकदम एक ही नाम हर जगह पे होना चाहिए, एक ही फोन नंबर हर जगह पे होना चाहिए, एक ही एड्रेस हर जगह पे होना चाहिए। अगर उसमें जो भी मिसमैच हुआ कुछ भी, तो उसको रैंकिंग कराने में प्रॉब्लम होगा। ये समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअली ये दोनों एक ही है कि अलग है। तो ये जो नैप होता है ना, नैप को आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आपका नाम, एड्रेस और फोन नंबर हर जगह पे सेम होना चाहिए। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, जस्ट डायल, जितना भी आपका बिंग वगैरह है, आपका वेबसाइट है, हर जगह पे सेम नाम, सेम फोन नंबर, सेम एड्रेस होना चाहिए। कहीं पे कुछ एड्रेस है, कहीं पे कुछ एड्रेस है, तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सब थर्ड पार्टी है ना दूसरे जगह पे। तो सजेशन क्या दे दिया है? मॉनिटर ब्रांड मेंशन, इनकरेज पॉजिटिव ऑनलाइन रिव्यूज। ऑनलाइन में आपको कोशिश करना होगा कि जितने भी ऑनलाइन रिव्यूज वाले प्लेटफॉर्म है, आपको वहां पे अपना ब्रांड का नाम ले जाइए। जैसे एक mouthshut.com है, येलो पेजेस है, बहुत सारा है, ग्लास डोर है, किसी कंपनी का लेके कि कंपनी के एम्प्लॉइज वहां पे उस कंपनी के बारे में लिखते हैं कुछ ना कुछ। तो जहां जहां ऑनलाइन रिव्यू है, जो लोग रिव्यू दे सकते हैं, किसी कंपनी के बारे में लिख सकते हैं जेन्युइनली, वो सब वेबसाइट पे अपना लिस्टिंग जरूर कीजिएगा। अपने बारे में वहां पे जरूर लिखिएगा कुछ ना कुछ, और उसके बाद लोगों से वहां पे रिव्यू दिलवाइए। हो सकता है ग्लास डोर है, जस्ट डायल है, बहुत कुछ है, गूगल है, हर जगह पे हम रिव्यू दिलवा रहे हैं, और वहां पे मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब सेम है, लेकिन सारे जगह पे लोग हमारे बारे में अच्छा अच्छा चीज बोल रहे हैं, तो भी हमारा रैंकिंग होगा। ठीक है, हमारे बारे में बोल रहे हैं, लिंक तो वहां पर नहीं है हमारे वेबसाइट का, लेकिन हमारे बारे में बोल रहे हैं, तो भी रैंक करेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एंगेजमेंट, तो सोशल मीडिया आपको भी पता है कि ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब सारे जगह पे शेयरिंग योर ब्लॉग पोस्ट एंड गेटिंग यूजर्स टू शेयर एंड एंगेज देम। मतलब हमारा पेज भी हर जगह पे हमें मेंटेन करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह हर जगह पे, ट्विटर वगैरह पे, वहां पे डेली बेसिस पे हमें पोस्ट करते रहना है कुछ ना कुछ। हमें उस पोस्ट को वहां पे जितने सारे कम्युनिटी है, जितने सारे ग्रुप है, सारे ग्रुप में डेली बेसिस पे शेयर करते रहना है। तो जितना ज्यादा ग्रुप में हमारा एग्जिस्टेंस मिलेगा, हमारा प्रेजेंस मिलेगा, जितना ज्यादा कंटेंट हमारे बारे में सोशल मीडिया वगैरह पे मिलेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि जल्दी रीच करवाएगा ये। कोई कोई इंसान एक महीने में एक बार पोस्ट कर दिया गलती से अपने पेज पे, वैसा नहीं। हमारे बारे में हर जगह चर्चा होते रहना चाहिए, और स्पेशली सबसे टॉप में आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हो सकता है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ 2 बार 3 बार डेली बेसिस पे पब्लिश करते रहते हैं इन्फॉर्मेटिव शेयर, उसको सारे ग्रुप्स वगैरह में शेयर करते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं हम लोग, रीच बढ़ता है उसका, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, डेली बेसिस पे एंगेजमेंट हो रहा है हमारे बारे में सोशल मीडिया पे। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ट्विटर है, बहुत जल्दी रैंकिंग करने का चांसेस बढ़ जाएगा वहां पे। हमें सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना है। तो भाई सोशल मीडिया सिग्नल्स, मतलब लाइक, शेयर, कमेंट, ये जो होते हैं हमारे पोस्ट पे, माइट नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस सर्च रैंकिंग। मतलब लाइक कमेंट करने से, शेयर करने से डायरेक्टली सर्च इंजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, उतना पड़ता है, लेकिन उस तरह का डायरेक्टली नहीं कि तुरंत एकदम रैंक हो जाएगा। एज हैवली एज बैकलिंक, बैकलिंक ज्यादा काम करता है, लेकिन यहां से भी उसको हमारे रेपुटेशन के बारे में पता चलता है। तो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में ज्यादा हेल्प करता है। हम जितना भी पोस्ट करते हैं, हर पोस्ट में अपने वेबसाइट का लिंक डाल देंगे कि अगर और ज्यादा डिटेल जानना है तो वेबसाइट पे जाइए, और ज्यादा डिटेल जानना है तो वेबसाइट पे जाइए, हमारे बारे में जानना है तो वेबसाइट पे जाइए, कोर्स के लिए बुक करना है तो वेबसाइट पे जाइए, कोर्स का कंटेंट डाउनलोड करना है तो वेबसाइट पे जाइए, हर जगह से वेबसाइट पे भेज रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक तो बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ब्रांड का विजिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बारे में जान रहे हैं, आपका लोगो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो ज्यादा लोग जान सकते हैं ना आपके बारे में। सोशल मीडिया से तो एक्चुअली हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है। बैकलिंक से रेपुटेशन क्रिएट होगा, अच्छा, वो अच्छा चीज है। बट अगर लिंक का बात करें कि ज्यादा वेबसाइट पे ट्रैफिक कहां से आएगा, तो सोशल मीडिया से आएगा। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जहां कम टाइम में आप ज्यादा लोगों तक रीच करवा सकते हो। तो इनडायरेक्ट फोस्टरिंग, नेचुरल ब्रांडिंग, मोर शेयर्स एंड एंगेजमेंट मीन मोर आईज ऑन कंटेंट। तो यहां पे क्या हुआ कि जितना ज्यादा हमारे पोस्ट को शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया कम्युनिटी में, ग्रुप्स में, जितना ज्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं, इसका मतलब कि उनके नजर में हम लोग आ रहे हैं, हमारा लोगो, हमारा कंटेंट, हमारा नाम, विच कैन लीड टू मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर नेचुरल बैकलिंक। हो सकता है कोई डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च करे हमारे बारे में कि भाई सोशल मीडिया पे ऐसा देखे थे एबीसीडी कंपनी, थोड़ा सर्च करते हैं इसके बारे में। डोमेन नेम याद होगा, डायरेक्टली लिख देगा। अगर डोमेन नेम याद नहीं होगा तो गूगल पे जाकर लिखेगा कि एबीसीडी नाम का कंपनी, सर्च करेगा। तो गूगल पे जितना डायरेक्ट सर्च होगा, डायरेक्ट सर्च गूगल पे, वहां भी रैंकिंग का बढ़ने का चांसेस है। मतलब गूगल पे लोग आपके बारे में सर्च कर रहे हैं, गूगल पे आप ट्रेंड में आ चुके हो। कोई भी इंसान गूगल पे आकर लिख रहा है एबीसीडी कंपनी, एबीसीडी कंपनी, कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से, यूएस से, कनाडा से, अफ्रीका से, हर जगह से लिख रहा है। मतलब गूगल बोले कि भाई क्या हो रहा है, कौन है ये एबीसीडी?
हर जगह से इसके बारे में सर्च हो रहा है। मतलब हम लोगों के नजर में तो आएंगे, गूगल के भी नजर में आ जाएंगे हम। एग्जाम्पल, शेयरिंग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट ऑन ट्विटर, फेसबुक, ये सब में शेयर करना होगा, एंगेज करना होगा। रनिंग सोशल मीडिया कैंपेन्स दैट ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, हम लोग सोशल मीडिया कैंपेन को भी रन कर सकते हैं, मतलब पेड एड्स, मेटा एड और गूगल एड के थ्रू, है ना। मेटा एड्स वगैरह, फेसबुक एड्स में हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजते हैं हम लोग, कि जहां इस लिंक, इस पोस्ट पे कोई क्लिक किया सीधा हमारे वेबसाइट पे जाएगा, तो वहां से भी हम लोग वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। और एंगेजिंग विथ योर ऑडियंस एंड बिल्डिंग अ कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सजेशन, क्रिएट एंगेजिंग शेयरेबल कंटेंट, ऐसा कंटेंट बनाइए जिसको लोग शेयर करें, मतलब शेयर मजबूर हो जाए करने के लिए। सो बी एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स वेयर योर टारगेट ऑडियंस स्पेंड्स टाइम, मतलब आपके टारगेट ऑडियंस जो है जहां पे कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप वहां पे एक्टिव रहिए हमेशा। सोशल मीडिया को हमेशा यूज कीजिए अच्छे से ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अब है ऑनलाइन रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स, जो मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी ऐसे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जहां पे हम लोग रिव्यूज देते हैं, जैसे गूगल माई बिजनेस, वो तो आपके वेबसाइट के पार्ट नहीं है, गूगल अलग है, आपका वेबसाइट अलग है, तो गूगल पे भी रिव्यूज होते हैं। दूसरा जस्ट डायल, जस्ट डायल पे रिव्यूज होते हैं। ग्लास डोर, कंपनीज के रिव्यू, वहां पे भी रिव्यू होते हैं। मतलब ऐसा ऐसा वेबसाइट का पूरा लिस्ट बनाइए जहां पे कंपनीज के बारे में लोग रिव्यू देते हैं, कस्टमर्स रिव्यू देते हैं, उनके एम्प्लॉइज रिव्यू देते हैं, कोई भी रिव्यू दे सकता है, कंपनी के बारे में कुछ लिख सकता है। वैसे सारे वेबसाइट्स पर अपना प्रेजेंस बनाइए, वहां पर जाके अपना नाम वगैरह सब कुछ वहां पे डालिए, एक पेज बनाइए, जो भी अकाउंट बनाना हो बनाइए। अब लोग आपको वहां पे आपके बारे में कुछ लिखेंगे, ये आपको करना होगा, ये बहुत ही क्रूशल होता है ऑफ पेज के लिए, है ना। कस्टमर रिव्यूज स्पेशली ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल माई बिजनेस, येल्प जो यूएस में चलता है, ट्रस्ट पायलट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिव्यू साइट्स एंड क्रूशल फॉर ऑफ पेज एसईओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड और कोई वेबसाइट्स जहां पर लोग रिव्यू देते हैं किसी के बारे में, ट्रस्ट पायलट पर लोग रिव्यू देते हैं, ग्लास डोर पर लोग रिव्यू देते हैं, जस्ट डायल पर लोग रिव्यू देते हैं, ऐसा 100 से ऊपर वेबसाइट होगा जहां पर लोग रिव्यू देते हैं। आपको रिव्यूज पे काम करना होगा। मतलब एसईओ में हम लोग टीम को बांट देते हैं। एसईओ में क्या करते हैं, ऑन पेज काम लोग, दो तीन लोगों को काम दे दिए कि भाई तुम लोग ऑन पेज पे काम करोगे, दो तीन लोगों को दे दिए कि तुम लोग भाई ऑफ पेज पे काम करोगे, कोई जाके सिर्फ रिव्यू पे काम करो, कोई बैकलिंक पे काम करो, कोई यहाँ पे काम करो, कोई सोशल मीडिया पे काम करो। सबको अलग अलग टास्क दे दिए। मतलब हमारे टीम में हो सकता है एसईओ पे 10 लोग हैं, बड़े बड़े कंपनी में ऐसे होते हैं, बड़े बड़े कंपनी में 20 लोग, 25 लोग, 50 लोगों का टीम होता है। अब आप देख रहे हो फ्लिपकार्ट वगैरह, वहां 50 लोगों का टीम होगा, बड़े बड़े जो ब्रांड्स बैठे हुए हैं, जो न्यूज एजेंसीज बैठे हुए हैं, 50-50 लोगों का टीम में होता है। हो सकता है कि वो लोग फुल टाइम बेसिस पे किसी को ना रखे हो, कोई एमबीए कर रहा है मार्केटिंग में, कोई बीबीए कर रहा है, उनको इंटर्नशिप बेसिस पे हायर कर लिए हैं, फ्री में अनपेड इंटर्नशिप में उन लोगों को हायर कर लिया गया है। लेकिन लोगों को काम करवाया जा रहा है कि तुम बैकलिंक पे काम करो, तुम इंडिया से बैकलिंक पे काम करो, तुम यूएस से बैकलिंक पे काम करो, यूएस के जितने सारे वेबसाइट्स है उस पर रिसर्च करो कि वहां पे हम कैसे कैसे बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यूएस के भी क्लाइंट्स को टारगेट करना है। गूगल को यह भी बताना है कि हम यूएस में भी काम करते हैं। पूरा एक प्रॉपर रिसर्च करना होगा आपको, टीम बनाना पड़ता है इसके लिए। लेकिन हम अकेले पहले सीखते हैं, पहले हम लोग अकेले ही काम करते हैं, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कुछ करना होता है हमें। आप देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सिर्फ अभी ऑफ पेज का बात कर रहे हैं, अभी ऑन पेज में नहीं गए हैं, टेक्निकल में नहीं गए हैं, लोकल में नहीं गए हैं। और ये एक दिन का चीज भी नहीं है, तुरंत रिजल्ट, एकदम एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया कि यहाँ पे आपको कस्टमर लीव अ पॉजिटिव रिव्यू, क्लाइंट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड टेस्टिमोनियल अबाउट योर सर्विस, और सजेशन में एक्टिवली एनकरेज सेटिस्फाइड कस्टमर्स टू लीव रिव्यूज। आपके जो भी सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, अगर आप एजुकेशन ब्रांड चला रहे हो तो जो भी आपके सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स हैं उनको बोलिए आपके बारे में रिव्यू देने के लिए, आपके कस्टमर्स हैं उनको बोलिए आपके बारे में रिव्यू देने के लिए। तो रेस्पॉन्ड टू ऑल रिव्यूज। अब अगर कोई रिव्यू दे रहा है तो वहां उसको रिप्लाई कीजिए आप कि थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद दिस कंपनी, या जो भी, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, collaborating with influential figures in your industry can significantly boost your brand's reach, credibility and potentially generate high quality backlinks। मतलब एग्जांपल में क्या दिया है कि इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर, अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री के भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, रियल स्टेट में भी कोई इन्फ्लुएंसर होता है। मतलब रियल स्टेट में कोई जाना माना हस्ती, उसका अपना खुद का वेबसाइट है, सब कुछ है, वो हमेशा रियल स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहता है, कोई एजुकेशन के बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहता है। तो जो आपके इंडस्ट्री का जो इन्फ्लुएंसर है, आप उसको भी बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा हमारे ब्रांड को भी प्रमोट करवा दो, तुम्हारे पेज पे हमारे बारे में कुछ लिख देना, तुम्हारा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम पे हमारे बारे में कुछ लिख दो, और हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक दे दो वहां से उस पोस्ट पे। तो ये भी काम आएगा। इन्फ्लुएंसर्स का भी हम लोग यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। सो आइडेंटिफाई इन्फ्लुएंसर्स, ऑडियंस अलाइंस विथ योर्स, मतलब ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जिसका ऑडियंस मेरा भी ऑडियंस है, तो उनको हम टारगेट करेंगे कि थोड़ा सा आप मेरा भी प्रमोशन कर दो।
build genuine relationship and offer value in return for their collaboration. आप उनको बोल सकते हो कि आपके कोलैबोरेशन के साथ अगर हमें बेनिफिट मिलता है तो हम आपको अच्छा खासा पैसा देंगे. इन्फ्लुएंसर में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बायजूस ने शाहरुख खान को हायर किया था, ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया था, तो शाहरुख खान का अपना खुद का फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं. अब बायजूस क्या देखा कि भले उनको 10 करोड़ रुपए देना पड़ जाए, लेकिन अगर शाहरुख खान इंडिया में प्रमोशन करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे कस्टमर बन जाएंगे. ये शाहरुख खान का जो फेस है वो एक ब्रांड है, तो एक ब्रांड दूसरे ब्रांड का हेल्प लेता है. तो इन्फ्लुएंसर्स भी एक ब्रांड होते हैं, एक ब्रांड दूसरे ब्रांड का हेल्प ले रहा है कि भाई थोड़ा सा मेरे बारे में कुछ लिखो, मेरा प्रमोशन करो. कंटेंट मार्केटिंग एज इट रिलेट्स टू ऑफ पेज कॉन्सेप्ट, वाइल कंटेंट क्रिएशन इज इनहेरेंटली एंड ऑन पेज एसईओ. मतलब आपके वेबसाइट पे तो आपको कंटेंट लिखना ही होता है, its promotion and distribution are crucial for off-page SEO. So high quality, valuable and unique content is the foundation of earning natural backlink and social share. हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए आपको ऑडियंसेस के लिए, तभी तो लोग उसको शेयर करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, फोकस ऑन क्रिएटिंग लिंक वर्दी कंटेंट दैट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट वैल्यू टू योर टारगेट ऑडियंस. प्रमोट योर कंटेंट अक्रॉस वेरियस चैनल्स टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यूएबिलिटी. आपका जो कंटेंट है, मान लीजिए आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया अपने वेबसाइट पे, उसका लिंक लीजिए, उसको सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी जगह पर शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं लोगों को, कि वहां पे क्लिक कर करके लोग आपके वेबसाइट पे जाएं, आपके पेज को विजिट करें. मतलब कंटेंट मार्केटिंग आपको करना होगा, आपको कंटेंट लिखना होगा और कंटेंट को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, कि उस कंटेंट में ऐसा कुछ रहेगा लिंक वगैरह कि जहां पे क्लिक करके लोग हमारे वेबसाइट पे आए और हमारे बारे में कंटेंट पढ़े. तो हाउ ऑफ पेज एसईओ इंपैक्ट सर्च रैंकिंग्स. सो अथॉरिटी डेवलपमेंट, उसके बाद है टॉप रेलेवेंस रीइंफोर्समेंट. मतलब रेलेवेंट होता है बैकलिंक्स फ्रॉम क्रेडिबल वेबसाइट सच एज वोट फॉर कॉन्फिडेंस, जो हम लोग ऑलरेडी आगे डिस्कस किए थे हम लोग. ट्रस्ट बनता है इससे. इंडेक्सिंग में आपको हेल्प करता है ये. इंडेक्सिंग का मतलब रैंकिंग वगैरह में आपको हेल्प करेगा. ठीक है. ब्रांड सिग्नल्स, मतलब आपके बारे में बहुत सारे लोग बाहर में कुछ बोल रहे हैं अलग अलग, तो उससे भी एसईओ में हमारा हेल्प मिलता है ऑफ पेज में. सो सजेशंस फॉर इफेक्टिव ऑफ पेज एसईओ. प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. मतलब कि बहुत ज्यादा बैकलिंक क्रिएट करने से ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए क्वालिटी कंटेंट पे. क्वालिटी पे फोकस कीजिए. बैकलिंक तो क्रिएट करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं 100 जगह से, लेकिन क्वालिटी नहीं है कंटेंट में, तो एक भी कुछ नहीं होगा पाएगा यहाँ पे. लेकिन आपका 10 ही है लेकिन 10 में क्वालिटी है, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा. फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप. रिलेशनशिप में बिल्ड करना है आपको. नेटवर्क बनाइए. जो ब्लॉगर्स होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनसे, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनसे लिंक कीजिए, उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए आप. क्रिएट लिंक वर्दी कंटेंट. ऐसा कंटेंट लिखिए जिसपे लिंक पे लोग क्लिक करें. डाइवर्सिफाई योर ऑफ पेज स्ट्रैटेजी. डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. मतलब एक ही जगह पे सब कुछ मत कर दीजिए. ऐसा नहीं कि ओनली गेस्ट पोस्टिंग, बहुत कुछ करना होगा. सोशल मीडिया प्रमोशन कीजिए, लोकल एसईओ कीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को आउटरीच कीजिए, लिंक बिल्डिंग कीजिए, बैकलिंक क्रिएट कीजिए. मतलब बहुत सारा चीज करना होगा. सिर्फ एक ही में सब कुछ एक ही जगह पे पूरा अपना, जितना आपका जान प्राण, जितना एफर्ट है, सब कुछ एक ही जगह पे मत लगा दीजिए. उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. हमें ये यहाँ पे भी दिमाग लगाना है, इसमें भी दिमाग लगाना है, इसमें भी लगाना है, इन्फ्लुएंसर्स पे भी काम करना है हमें, लोकल एसईओ पे भी काम करना है हमें, वो जो रिव्यूज वगैरह साइट्स होते हैं वहां पे भी काम करना है हमें. बहुत सारा चीज को लेके चलिए. मॉनिटर योर बैकलिंक प्रोफाइल. अब मॉनिटर भी कीजिए, जैसे गूगल सर्च कंसोल, कि आपके वेबसाइट पे कितने सारे बैकलिंक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, कितने सारे बैकलिंक है अभी तक. बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट. मतलब ऑफ पेज एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी. So it takes time to build authority and earn high quality links and mentions. So consistent effort. ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म है तो आप काम ही नहीं करोगे, आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना है और टाइम लगेगा. अलाइन विथ ऑन पेज एसईओ. सो ऑफ पेज एसईओ वर्क्स बेस्ट व्हेन कंबाइंड विथ स्ट्रांग ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ. ऐसा नहीं कि ऑफ पेज से आपने ट्रैफिक तो जनरेट कर दिया, लेकिन टेक्निकल एसईओ आपका खराब है, आपका वेबसाइट गोल गोल घूम रहा है, 15 सेकंड 20 सेकंड लोड होने में टाइम लग रहा है, तो ट्रैफिक वहां से भाग जाएगा. फिर बोलेगा कैसा वेबसाइट है, खुल ही नहीं रहा है. मतलब आपका ऑफ पेज एसईओ अच्छा काम किया, किसी को पकड़ के कहीं से लाया आपके वेबसाइट पे, लेकिन अब आपका वेबसाइट ही नहीं खुल रहा. या फिर ऑन पेज एसईओ, आपके वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा नहीं है, लोग आए देखे क्या उल्टा सीधा लिखा हुआ, छोड़ो इसको. मतलब ऑफ पेज एसईओ अपना काम ठीक कर रहा है, लेकिन आपका ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ गड़बड़ कर दे रहा है, तो भी प्रॉब्लम होगा. तो तीनों को मिला के ही काम करना है. एनालाइज कॉम्पिटिटर्स. आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करना होगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे ही तरह का काम करते हैं और हमसे बेहतर है, अगर मान लीजिए, या नहीं भी है, तो देखना होगा कि वो बैकलिंक क्रिएट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, किस किस वेबसाइट पे वो लोग अपना प्रमोशन करवा रहे हैं, उनका डेली बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो रहा है, किस तरह का कंटेंट हो रहा है, उनको फॉलो कीजिए.
उनसे भी हमें सीखने मिलता है कि अच्छा मेरा क्लाइंट तो ये वाला काम कर रहा है, ये काम तो हम नहीं करते थे, और ये वाला काम करने से शायद हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो उस पर भी आप काम कीजिए. So by consistently implementing these off-page SEO strategies, you can significantly enhance your website authority, credibility, and visibility in search engine results, ultimately driving more organic traffic to your website. अब आप लोग थोड़ा सा कुछ आप लोग भी बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ जानना हो या फिर कुछ समझ में आया कि नहीं, पहले ये फीडबैक दीजिए. ऑफ पेज एसईओ के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या आपको समझ में आया? बताइए.